मार्कोस का हेलविक के बारे में जानना है मुझे। जो भी हेलविक में फेल होता है उसको वहाँ से निकाल देते हैं। उन्होंने कहा कि बड़ी मुंबई पे टेररिस्ट अटैक हुआ है, आप भी जाकर अपना अंडरॉ करो। कितने मार्कोस गए थे? हमारे पास कम्युनिकेशन सेट भी नहीं, हेलमेट नहीं था, बुलेट प्रूफ जैकेट जो पहनी हुई थी वो एक 57 की गोली को रोक नहीं सकती थी। क्या प्लान क्या था वहाँ? एक्चुअली क्या हुआ था कि एक टीवी एंकर थे, उनको फोन आया एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, ताज। उन्होंने वहाँ की जो लोकेशन थी उसको डिस्क्लोज कर दिया। तो टोटल मिला के 185 लोग थे, बॉलीवुड की कुछ हस्तियाँ थी। एनएसजी ने क्या किया फिर इसमें? एनएसजी तो सुबह 8:30 बजे आई थी, तो एक 47 के 2 सेफ्टी कैच मुझे सुनाई दिए। फिर मैंने चेक किया, कान है था ही नहीं, पूरा उखड़ गया था। तो बड्डी के साथ जो पीछे वाली पूरी टीम थी पूरी बाहर एग्जिट हो गई, और टीयर गैस का जो नेट था वो रोल करके मेरे पास ही आके एक्सप्लोड हुआ। कितने थे टोटल टाइम? 4 लोग वहीं पर थे। तब तक हमारी टीम जो थी उन्होंने विचार किया कि तेवतिया अंदर शहीद हो चुका है। चारों एक ही रूम में थे उसमें। तो फिर मैंने ग्रेनेड से उनके ऊपर हमला किया। तो मैंने 10 तक काउंट किया, ग्रेनेड नहीं फटा। जय माता दी। आज के हमारे गेस्ट हैं मिस्टर प्रवीण कुमार तेवतिया, जिन्होंने अपनी जर्नी के बारे में बताया, जो कि इंडियन नेवी में सर्व कर चुके हैं, मार्कोस रह चुके हैं, जिन्हें हम मरीन कमांडो भी बोलते हैं, और जिन्होंने 26/11 में भी एक टेररिस्ट को मारा है। आइए तो स्टार्ट करते हैं ये पॉडकास्ट। स्टे ट्यून। जय माता दी। जय माता दी। जय हिंद। जय हिंद। हमारे पॉडकास्ट पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपको नेवी ज्वाइन करने का कहाँ से ख्याल आया? कितनी एज थी आपकी जब आपने नेवी ज्वाइन की? नेवी ज्वाइन मैंने की थी 17 साल और 14 दिन का मैंने नेवी ज्वाइन की थी। एक्चुअल में हमारा जो गांव है उसमें एवरेज हर घर से फौजी है, और मेरे बड़े भाई जाट रेजिमेंट में थे। सो मैंने पहले भर्ती देखी आर्मी की, 2-3 मैंने भर्तियां देखी। मैं एनसीसी में भी था, तो मेरी हाइट कम रह जाती थी। कितनी हाइट आपकी? मेरी अभी 168 है, और जब मैं भर्ती देखता था तो मेरी 162, 161 उतरती थी। ओके। और मुझे आर्मी में भर्ती होने के लिए 170 हाइट चाहिए। 2 सेंटीमीटर का मुझे भाई की तरफ से स्पॉन्सरशिप मिल सकती थी, थोड़ी छूट मिल सकती थी, बट 162 से अगर आप लगाओ तो कहीं पे भी नहीं बैठती थी जी। पढ़ाई लिखाई में थोड़ा सा ठीक था। तो भैया ने कहा कि ज़रूरी नहीं है कि आप आर्मी में जाओ। तो मुझे ऑलिव ग्रीन, कैमोफ्लेज में सब भैया लाते थे, तो मैं पहनता था खूब, तो मुझे बहुत पसंद थी। तो उन्होंने कहा कि नेवी और एयरफोर्स भी अच्छी है, तो उनमें एक बार अटैम्प्ट लो, ट्राई करो, तुम पढ़ने में भी ठीक हो, एग्ज़ाम क्लियर कर लोगे। तो फिर मैंने नेवी का एग्ज़ाम दिया, तो पहले ही एग्ज़ाम में मैं क्लियर हो गया मैं देहरादून से। और 17 साल 14 दिन का मैंने चिल्का में मैंने रिपोर्ट की थी, तो बहुत ही अर्ली एज है। तो वहाँ से मिला, नहीं तो मैं हमेशा भर्ती की तैयारी करता था। एनसीसी सर्टिफिकेट आर्मी विंग से रहा मेरा, और मेरी जो ड्रिल रहती थी नेवी में जाने के बाद भी वो उसी टाइप से थी। आर्मी के जो पैर पटकना और ऊपर से पैर लाना, सब वही था, वो अंदर से कभी गया नहीं। आज भी वही सब चीज़ें हैं जो हमने एनसीसी में सीखी सारी की। तो मैं कहूँगा कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम सीखते हैं, एनसीसी के माध्यम से भी सीखते हैं। और मेरे गांव का कल्चर यह है कि अभी भी हर घर से फौजी है। मेरे भैया रिटायर हो गए, और आज भी गांव में वही कल्चर डेवलप है पूरा का पूरा, देशभक्ति का है। प्लस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से और अब तक हमारे गांव से 39 मार्टर्स हमारे गांव से हैं। एक प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, वो भी उसी गांव में उनकी पैदाइश हुई थी। एक रक्षा राज्य मंत्री हमारे ही गांव से रहे। सो एक लंबा चौड़ा इतिहास है। राजा नाहर सिंह तेवतिया उसी फैमिली ट्री का हिस्सा हैं। सो बड़ा ओजस्वी इतिहास है हमारे तेवतिया खानदान का। तो मैं भी उसी फैमिली का एक हिस्सा हूँ कि बीइंग ए तेवतिया, बीइंग चौधरीज, सो मुझे देश सेवा करने का, आज भी मैं सेवा ही कर रहा हूँ, और तब भी सेवा ही भाव था देश के लिए। जी।
तो जैसे आपने इसके बारे में सोचा, तो फिर आपने मार्कोस वाला कहाँ से आया? इंडियन नेवी तो आपने ज्वाइन कर ली, तो मार्कोस वाला कहाँ से ख्याल में आया कि करते हैं ये? ऑब्वियसली वो मरून सबको करती है, अट्रैक्ट करती है। हाँ, आर्मी में भी हमने देखी है मरून बैरक की तरफ सब भागते हैं, बट आपको कैसे उसमें ध्यान आया? एक्चुअली क्या हुआ कि इनिशियली मैं सीमैन ब्रांच मिली मुझे। सीमैन में मुझे मिला सर्वे रिकॉर्डर, जो हाइड्रोग्राफिक सर्वे है, समुद्र के सर्वे करना। बहुत ही बेहतरीन ब्रांच है और उस ब्रांच से किसी को छोड़ा नहीं जाता किसी अदर डिपार्टमेंट के लिए, कुछ और चीज़ करने के लिए इतनी आसानी से, क्योंकि बहुत ही लिमिटेड लोगों को मिलती है जो थोड़े से पढ़े लिखे टाइप के लोग होते हैं। क्योंकि काम पूरा का पूरा आपको चार्ट बनाना, सर्वे करना, और जो आज हम जीपीएस देख रहे हैं, मैं 2003 में जीपीएस पे काम करता था, 2004 में हमने काम किया है हर जगह। डीजीपीएस भी नहीं सुना होगा लोगों ने, हमने डीजीपीएस पे भी काम किया है। तो फिर मुझे सर्वे ब्रांच मिली, मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैं बहुत पढ़ाई लिखाई करने वाला, फिर मुझे वहाँ पढ़ने का मौका मिला, नई नई चीज़ जानने का मौका मिला। तो उसके बाद फिर मैं शिप में चला गया ट्रेनिंग के बाद में। तो वहाँ जाने के बाद फिर मैं एक दिन ड्यूटी पे था, तो एक बंदा आया, मरून कैप, ब्लैक ड्रेस और साइनिंग मार्कोस एंड डाइविंग के जो बैज। तो मैं देखा, उसको देखता रहा पहले तो मैं, ये कैप तो ब्लैक होती है नेवी की, इसकी मरून कैसे है? तो मैंने उसकी रिपोर्टिंग ली। तो फिर मैं पूछने लगा, सर आप यहाँ पर कैसे? तो उनका कि मैं इसी शिप से हूँ और मैं यहाँ से 6 महीने पहले मार्कोस कोर्स के लिए गया था। आपसे जूनियर थे वो? मेरे से सीनियर थे। अच्छा अच्छा। तो फिर उनसे काफ़ी बात हुई बैठकर। तो उन्होंने कहा कि मेरे थोड़ा इंटरेस्ट जगा। तो मैंने कहा कि मेरी रनिंग तो मेरी भी बहुत अच्छी है। उन्होंने पैटर्न बताया उनके थोड़े बहुत। तो मैंने कहा मेरी रनिंग तो मेरी भी अच्छी है, फिजिकल अच्छा है मेरा। तो उन्होंने बोला कल सुबह 6 बजे हम लोग चलेंगे दौड़ने के लिए। तो अगले दिन हम सुबह 6 बजे उनके साथ में मैं गया। तो वेंदुर्ती एक बेस है, उसके पूरा चक्कर हम करके आए अंदर का, और उसके बाद वो बैटल ऑब्स्टिकल कोर्स में जाके रुके और वो आगे आगे चलने लगे, मैं उनके पीछे पीछे उनको फॉलो करता रहा। और जब पूरा बैटल ऑब्स्टिकल ग्राउंड ख़त्म हो गया पूरा का पूरा, तो उन्होंने मुझे बड़ी सरप्राइज तरीके से देखा। तो कहा कि तू इधर सर्वे ब्रांच में क्या कर रहा है? क्योंकि ये तुझे आता कहाँ से है? तो मैंने कहा कि ये मैंने एनसीसी में सीखा, मैं एनसीसी में करता था। उसके बाद चिल्का में मौका मिला था ट्रेनिंग के टाइम में, वहाँ पे मैंने खूब बैटल ऑब्स्टिकल किए, फायरिंग की। फायरिंग भी मेरी अच्छी थी एनसीसी में, और मैं एनसीसी से ही स्टेट लेवल फुटबॉल खेला था। तो उन्होंने कहा कि तू मार्कोस के लायक है। ये बैटल ऑब्स्टिकल कोर्स मुझे नहीं आता था इतना जितना तुझे आता परफेक्टली। तो फिर उन्होंने कुछ चीज़ें और बताई, जिनमें से एक था फ्लोटिंग का, कि वेट लेकर आप फ्लोटिंग कैसे करोगे। मतलब ये रहता है कि माइनस बॉइंट डाइविंग सेट रहते हैं, उसमें आपको फ्लोटिंग करनी पड़ती है, टेस्ट देना पड़ता है। तो उन्होंने फिर उसके बारे में बताया कि सबसे ज़्यादा फेल उसी में होते हैं। तो एक्चुअल में डाइविंग स्कूल है वेंदुर्ती में, तो वहाँ पे 10 मीटर टैंक है, तो उसका खौफ है। ओके। और जितने भी टेस्ट होते हैं फ्लोटिंग के, उसी के अंदर होते हैं। तो 2 रस्सियाँ सेफ्टी रोप आपके बांध दी जाती हैं दोनों शोल्डर्स पे। सेफ्टी बेल्ट रहती है, तो सेफ्टी बेल्ट के साथ में आपको सेफ्टी रोप बांध दी जाएगी। आपको टच नहीं करने देंगे किसी भी कॉर्नर को, वहाँ पर राउंड है पूरा, आपको टच नहीं करने देंगे, और आपको वहीं पर रखेंगे, ना डूबने देंगे ना ही आपको। तो रोप बांधते ही जो टेस्ट होता है तो 2 रोप बांध देते हैं, तो साइकोलॉजिकल पूरा इफेक्ट आता है कि अब बांधी, अब तुम डूबोगे, अब डूबोगे। हाँ। तो साइकोलॉजिकल है। तो उन्होंने उसका मुझे बेहतरीन चीज़ बताई कि इसको तोड़ने का तरीका क्या है, साइकोलॉजिकल है ये। तो उन्होंने फिर मुझे ब्रिक्स लेकर उन्होंने मुझे फ्लोटिंग करके दिखाई। एक एक हाथ में 2-2 किलो की ब्रिक्स लेके, तो 4 किलो, तो -4 kg बॉइंट था। तो बोला जितनी तुम तैयार। तो मुझसे तो पहली बार में गया, तो मैं तो ऑब्वियस बात है कि पहली बार मैं फ्लोट कर रहा हूँ, तो मैं वो नहीं कर पाया। सो धीरे 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 बिना ब्रिक्स के मैंने शुरू किया, और फिर धीरे धीरे 1 ईंट ली,
फिर ईंट की जगह फिर मैंने लेड वेट के साथ में मैं जाता था, ट्रेनिंग करता था। तो करीब करीब मैंने 5 से 6 महीने मैंने बहुत अच्छी ट्रेनिंग की और उसमें मुझे लगा कि मैं कॉन्फिडेंट हो गया हूँ। उसके बाद फिर मैंने मार्कोस का एप्टीट्यूड दिया, तो पहले ही उसमें मैं पार हो गया था एप्टीट्यूड में, सारी चीज़ बहुत बेहतरीन की। लेकिन जब कोर्स आया तो जनवरी 2005 से वो कोर्स था और दिसंबर 2024 में सुनामी आ गई थी। तो उस सुनामी के लिए फिर मैं गया श्रीलंका शिप के साथ में रेस्क्यू ऑपरेशन में। तो वहाँ पर भी जो टीम हमारे साथ में आई वो भी मार्कोस की ही टीम थी रेस्क्यू के लिए, वहाँ पे पूरा डाइविंग के लिए, जो वहाँ से कोर्स के लिए आए हुए थे। तो फिर मुझे और ज़्यादा बिल्कुल करीब से मार्कोस को जानने का मौका मिला जी। तो पूरे महीने हम मार्कोस के साथ में रहे, वो खाते कैसे हैं, क्या क्या खाते हैं, कॉमरेडशिप उनकी कैसी है, और साथ साथ में वो एक्सरसाइज कौन सी करते हैं, थॉट प्रोसेस क्या है और उनके पैटर्न्स क्या हैं। तो वो मुझे करीब से सीखने का मौका मिला उनसे। उसके बाद फिर हम वापस आए तो कोर्स तो जा चुका था, जनवरी फर्स्ट वीक से था, तो उस कोर्स में तो मैं नहीं जा पाया। लेकिन फिर मैंने दोबारा फिर एप्टीट्यूड्स दिए और फिर मुझे जून 2005 में मार्कोस कोर्स में जाने का मौका मिला। तो मुझे छोड़ ही नहीं रहे थे शिप से कि बहुत अच्छा सेलर है, बहुत काम करता है, बहुत अभी नया है तो बहुत सारी चीज़ें सीखेगा शिप के लिए या डिपार्टमेंट के लिए, बहुत होनहार है। बट मेरे मन में कुछ और था, मैं मार्कोस था तो मैं अपने डिपार्टमेंट अफसर से फिर एग्जीक्यूटिव अफसर से जाके मैं मिला। सो वो भी एग्री नहीं थे मुझे भेजने के लिए। तो मैंने बार बार फिर रिक्वेस्ट की कि सर जाने दीजिए, एक मौका मुझे चाहिए, मुझे एक मौका दीजिए। तो वो नाराज़ हो गया, बोले कि चलो तू टूट फूट के आएगा, कैटेगरी होकर आएगा तो जाने दो इसको। सो मैं बोला सर कैटेगरी हो के नहीं हूँ, मार्कोस बन के ही आऊँगा। और फिर मैं अप्रैल 2006 में वापस गया तो शिप मॉरिशियस का सर्वे करके आया था और उसकी जो रोप थी, रोप मैंने ही बांधी मार्कोस की ड्रेस पहनकर। और पहले फिर जब गैंगवे लगा, गैंगवे लग के मैंने एंट्री की, फिर सीओ ने मुझे बुलाया तो उन्होंने कहा कि तुम्हें एसी पसंद नहीं आया। तो मैंने कहा नहीं सर, मुझे जंगल ज़्यादा पसंद आए, वहाँ की आबो हवा बिल्कुल अलग है, वहाँ का जो वाइब्स है वो बहुत अलग है, वहाँ नेचर है, यहाँ नेचर नहीं है। तो मुझे वो ज़्यादा अच्छा लगता है, प्लस एडवेंचरस है, जो मैं करना चाहता हूँ वो वहाँ पर है, मैं यहाँ पर अच्छा नहीं कर पाता शायद। तो मुझे वो ज़्यादा पसंद आया। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम्हारा ट्रांसफ़र ऑर्डर आ गया है और अब आप अभिमन्यु में रिपोर्ट करोगे जाकर। सो INS अभिमन्यु में मैंने काफ़ी लंबी सर्विस की और वहीं से मैं कहूँ कि अब INS अभिमन्यु मार्कोस का मदर बेस है पूरा। कहाँ पे है ये जगह, ये कहाँ? ये मुंबई में है, करंजा आइलैंड। फिर उसके बाद आपकी मुंबई पोस्टिंग आ गई? मुंबई पोस्टिंग INS अभिमन्यु। ओके। तो मुझे अभिमन्यु में सर्व करने का मौका मिला। सो मैं कहूँगा कि मेरे सौभाग्य थे कि मैं वहाँ पे गया, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मैंने और सीखी और फिर आगे बढ़ते रहे धीरे धीरे। क्या आप भी अपनी पास्ट लाइफ जानना चाहते हैं? क्या आप भी जानना चाहते हैं कि क्या कर्म करके आए थे जिसकी वजह से ऐसी जिंदगी मिली है, अच्छी या बुरी? क्या आप भी अपने फ्यूचर को जानना चाहते हैं? आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है, बहुत टाइम से किसी कंपेटिटिव एग्जाम की मेहनत कर रहे हैं बट उसमें सक्सेस नहीं मिल रही है, उसमें आपको जो अचीव करना चाहते हैं वो नहीं मिल रहे हैं। कोई बिजनेस आपने खोला था लेकिन वो बिजनेस वैसे का वैसा ठप हो गया है, शादी नहीं चल रही है, सोलमेट कौन है, कभी आया भी था लाइफ में या आना है? इन सारे सवालों के जवाब आपको आकाशिक रीडिंग में मिलेंगे। यस, मैं बात कर रही हूँ आकाशिक रीडिंग की। आकाशिक रीडिंग में बेसिकली होता क्या है? आकाशिक रीडिंग में आपकी सोल की जर्नी का पता चलता है, आपकी आत्मा क्या कर्म करके आई थी जिसके बेसिस पे आपका फ्यूचर पता चलता है कि आपको क्या करना चाहिए, कौन सा बिजनेस आपके लिए सबसे बेस्ट है, कौन से बिजनेस में आपको तरक्की मिलेगी, आपका सोलमेट कौन है, कैसे पहचाने उसे, वो कैसा दिखता होगा। तो जब भी वो आपकी लाइफ में आए उसे जाने नहीं देना है, उसी से शादी करिए। किसी गलत इंसान से शादी करके जिंदगी भर मत पछताइएगा। अगर आप अपने किसी लव्ड वन से जो इस दुनिया में नहीं है, आप जानना
जानना चाहते हैं कि उनकी डेथ क्यों हुई, क्या उनकी कोई इच्छा थी, वो मुक्त हैं भी या नहीं भी। इन सारे सवालों का जवाब आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे पास मिल सकता है। बहुत वास्ट एक्सपीरियंस के साथ मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर ममता, जिसने आकाशिक रीडिंग को एक नई पहचान दी है, हर एक इंसान तक पहुंचाया है। तो अगर आपको भी अपना अपॉइंटमेंट चाहिए, आपको भी बुकिंग करनी है, तो आपको नीचे वेबसाइट दिख रही होगी, नंबर्स दिख रहे होंगे, आप कॉल कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। इसमें बच्चों की भी रीडिंग हो सकती है, बच्चों की भी रीडिंग की जाती है। अगर आपका बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, ऑटिज्म से सर्वाइव कर रहा है या क्यों है ऐसा वो बच्चा, क्या किस्मत, क्या आपने क्या ऐसे दान पुण्य किए थे जिसकी वजह से आप इतने सौभाग्यवती हैं, जो भी आपके सवाल हैं वो उन सब सवालों के जवाब आपको आकाशिक रीडिंग में मिलेंगे। जय माता दी। मार्कोस का हेल्विक भी होता होगा ना, जैसे ऑब्वियसली मैं आर्मी से हूँ, मुझे एयर फोर्स और आर्मी दोनों के बारे में बहुत अच्छे से पता है। तो जैसे हमारे एसएफ जो स्पेशल फोर्सेस होती है उनका एक हेल्विक होता है, तो ऐसे मार्कोस का हेल्विक के बारे में जानना है मुझे, क्या होता है वो, क्या क्या उसमें चुनौतियाँ आती है, चैलेंजेस आते हैं। ये हेल्विक 80 आवर्स का स्लीपिंग डिप्राइव्ड विद फिजिकल एक्सरसाइज एंड आपके जितने भी जितना सब कुछ सिखाया जाता है वो सारा का सारा उसमें अप्लाई होता है। तो आपके एंड्योरेंस टेस्ट है पूरा का पूरा, एक तरह का, मतलब बॉडी कितने तक झेल सकती है आपकी, तो वो ट्रेनिंग का एक पार्ट है पूरा। और जो भी हेल्विक में फेल होता है उसको वहाँ से निकाल देते हैं। तो सोने नहीं देते हैं? नहीं, मतलब 80 घंटे सोना नहीं है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल जी। तो यहाँ पर बिल्कुल डिफरेंट है पैटर्न यहाँ पे उनके। तो यहाँ पर पानी इन्वॉल्व है, तो जैसे कुछ अब उनको लगेगा कि इसको थोड़ा सा झपकी आ रही है, कुछ आया, तो पानी में आपको जाना है, पानी में डाल देंगे आपको। तो पानी में आपकी रात भर आपकी स्विमिंग चलेगी, वो भी बैटल वेट के साथ में आपको खींचना है। आपके वेपन्स वगैरह सब कुछ आपको पैक करके मिलेंगे सारे, या फिर आपसे पैक कराएंगे। तो वो सब वाटर प्रूफ होते हैं सब बैग्स, तो वो आपको पानी में उनके साथ में उतरना है और फिर आप खींचते रहो पूरी रात, स्विमिंग करते रहो, सो सकते ही नहीं। प्लस जेमिनीज होती हैं जो रबराइज बोट होती हैं, उनकी बहुत सारी एक्सरसाइज वहाँ पर करवाते हैं कि अगर आप एनिमी टेरिटरी में आ गए हो और तो वहाँ पर आपको उस बोट को कैसे कैसे कैमोफ्लाइज करना है, कैसे उसको कैशे करना है, किस तरह से आपको एम्बूस लगाना है, तो सारा कुछ है। प्लस आपको साथ में रखेंगे वाटर नेविगेशंस है, सी नेविगेशंस है, उसका हो गया, प्लस आपका लैंड नेविगेशंस हो गए। शरीर को इतनी बुरी तरह से आपको तोड़ते हैं, पूरे दिन आपसे ग्राउंड पर एक्सरसाइज कराएंगे, रात में पूरी रात आपसे पानी में पैर चलवाएंगे पूरे आप, प्लस रेस होती है, फिर अलग अलग छोड़ कर चले जाते हैं कुछ हेल्विक में, गिव अप कर देते हैं बहुत लोग गिव अप करते हैं। वुडन लॉग होंगे बड़े बड़े, अलग अलग हाइट के लोगों को एक साथ करेंगे, सेम हाइट के लोगों को एक साथ नहीं करते, अलग अलग हाइट लेंगे, छोटे से छोटा बड़ा ऐसे, फिर वुडन लॉग दे देंगे भारी वाला आपको, चलो दौड़ो इसके साथ। अब वेट किसके ऊपर आएगा, कहाँ पे क्या करोगे, ये मैनेज करना है आपको पूरा। रेस होंगी फिर उसी तरह की, उसी के साथ में वुडन लॉग होगा, फिर बीच पे बहुत सारी एक्सरसाइज आपसे कराई जाएंगी। बीच सर्वे भी होता है मार्कोस में, तो बीच सर्वे आप किस तरह से करते हो, क्योंकि अभी आपको सी के थ्रू करना है, तो बीच की आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि किस तरह का बीच है, आप किस तरह से वहाँ पर जाके लैंड करोगे, कौन सी बोट सही रहेगी। तो इस तरह से पूरा का पूरा डिज़ाइन है। और लास्ट में आपसे बैटल ऑब्स्टिकल कोर्स भी करवाया जाएगा, पीईटी भी ली जाएगी, बीपीटी भी होगी, उसके बाद में फिर आपसे रिटन टेस्ट लिया जाएगा। जैसे आप बैठोगे तो पेन हाथ में, क्या लिख रहा है कुछ नहीं पता सेंसेस में ही नहीं है। बॉडी मैं कहूँ कि 16 से 18 घंटे तक आपकी बॉडी अच्छा रेस्पॉन्ड करती है, ह्यूमन बॉडी। उसके बाद बॉडी सुन्न हो जाती है, आप उससे कुछ भी कराते और उसके ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ता। उसको चाहिए फिर ऑर्डर, बॉडी को ऑर्डर देते रहो, चलती रहेगी। जहाँ पर उसको ऑर्डर नहीं मिला वो वहीं पे शांत हो जाएगी। तो ये यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ है कि जब आप एनिमी टेरिटरी में फंस गए हो, तो हाउ यू आर मैनेजिंग योर ब्रेन, कि प्री ऑर्डर आपको उसको दे के रखना है सारा कुछ। और आप 80 घंटे के अंदर कितनी डिस्टेंस आप कवर कर सकते हो सी में, लैंड पे, ये सारा कैलकुलेशंस फिर आपको आना चाहिए। जब आप भाग रहे हो, जैसे POW अगर बनने के चांसेस हैं,
तो POW बनने से अच्छा होता है कि हम जैसा हमने सीखा है, इससे बेहतर है कि आप खुद को ही ख़त्म कर लो। हाँ, अगर आपके पास हमारे पास रहती ही है पिस्टल वगैरह, क्योंकि अगर POW बने तो उसके बाद आपका जीवन कुछ बचता नहीं, ना तो आप इधर के रहोगे ना आप उधर के रहोगे। इवन बेटर है कि आप वहीं पर अपना बलिदान आप वहीं पर दे दो POW, क्योंकि आपको वो जो यातनाएं आपको मिलेंगी वो यातनाएं बहुत ज़्यादा होंगी, आप उनको झेल नहीं सकते। तो इसलिए जो ट्रेनिंग है हेल वीक की, ये उसमें हेल्प करती है कि आप अपने आप को कैसे बैलेंस रखते हो, कैसे आप अपनी एनर्जी को सेव करते हो, कैसे आप साइकोलॉजिकल बीट कर सकते हो एनिमी टेरिटरी में। तो ये पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन है, तो वो वहाँ पर सीखने को मिलता है। हेल वीक के अंदर ही है वो, और लिमिटेड डाइट बहुत लिमिटेड मिलेगी आपको, बस आपको लगेगा कि खाया है बस, उससे ज़्यादा मतलब न्यूट्रिशन वाली चीज़ें ज़्यादा नहीं रखेंगे, क्योंकि बॉडी को टूटने दो। वो बॉडी कितने लिमिट तक जा सकती है टूट कर, उस लिमिट का भी टेस्ट होता है। बहुत लोग हैं जो डिहाइड्रेटेड होकर गिर जाते हैं, बहुत लोग हैं जो भूख की वजह से फिर तड़पते हैं। तो देखते हैं कि कौन बंदा कितनी देर तक टिकता है, रह सकता है। हाँ, पेशेंस लेवल है पूरा का पूरा, और जिसने पेशेंस गवाया वो कोर्स से आउट हो जाता है। बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। मैं कहूँगा कि इससे नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा 100 घंटे तो कम से कम हो। बिल्कुल, और मैं तो कहती हूँ कि देश के हर एक नागरिक को डिफेंस में जाना चाहिए। बहुत डिसिप्लिन आएगा और बहुत चेंजेस आएंगे लाइफ में। जी, ये सबका खुद का पर्सनल नहीं, जिस हिसाब से थोड़ा सा कह सकते हैं कि बदल रहा है ना, जैसे बहुत केसेस होते हैं क्रिमिनल, जैसे रेप केसेस ये सब होते हैं, तो उस जगह मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है। जब कोई भी फौजी रिटायर होकर आता है तो वो बहुत अलग रहता है, वो डिसिप्लिन रहता है, थोड़ा सा फ़र्क आप देखेंगे। तो आई थिंक चाहे डिसिप्लिन के लिए ही सही, बट कुछ टाइम तो होना चाहिए कि इतने टाइम सर्व करके आना ही आना है। एक्चुअली क्या होता है, वो समाज से अलग थलग हो जाता है। सामाजिक जो प्रक्रियाएं हैं सिविल वाली, वो उनसे सालों दूर रहता है। और आप सिविल में आप यहाँ से 6 महीने भी दूर रहे तो यहाँ की चीज़ें बहुत बदल चुकी होती हैं। यहाँ पर आप किसी पर विश्वास ही नहीं कर सकते। फौज में ब्लाइंड फेथ है जी, कि हाँ मेरे पीछे बड्डी है, लेकिन हमारा बड्डी भाग जाता है, लेकिन ब्लाइंड फेथ होता है। यहाँ पर फेथ नहीं है। यहाँ पर आप किसी को काम दे दो तो 4 बार उसको आपको रिमाइंड कराना पड़ेगा कि किया है कि नहीं किया, किया है कि नहीं किया। फौज में क्या होता है कि आपने काम बोल दिया तो इसका मतलब होता है कि काम या तो हो जाएगा या वो उधर से रिपोर्ट करेगा या बताएगा कि क्यों नहीं हुआ, क्या क्या रीजंस रहे वो बताएगा। और नहीं बताता तो इसका मतलब ये होता है कि ऑटोमेटिकली काम हो चुका है। लेकिन सिविल में ऐसा नहीं है। तो प्लस हर कोई डिफेंस के लिए है ही नहीं, वो माइंडसेट है ही नहीं। तो मैं कहूँगा कि ऐसे जो लोग हैं जो डिफेंस में आप कह रहे हो जाने चाहिए, तो मैं कहूँगा कि नहीं जाने चाहिए। वो वहाँ पर भी लोगों को बिगाड़ देंगे। जी, क्योंकि डिसिप्लिन डंडे से नहीं सिखाया जाता, डिसिप्लिन अंदर से आता है। नहीं, आई थिंक डंडे से भी सिखाया जाता है। जब जाते हैं ना, मैंने देखे हैं, तो जब जाते हैं तो कुछ और होते हैं, और जब वो ट्रेनिंग करके आते हैं तो कुछ और होते हैं। आप कह सकते हो, लेकिन मैं कहूँगा कि वो जो पैटर्न है, हाँ, वो बदल देता है। उसको हम ब्रेन वॉश कहेंगे, उसको हम ट्रेंड पार्ट नहीं कहेंगे। ब्रेन वॉश कैसे? ब्रेन वॉश हो गया फिर वो। कैसे? अब देखिए डिफेंस पैटर्न क्या है। अगर हम बात करें डिफेंस पैटर्न में होता है कि सबसे पहले आपको जब आप जाओगे एंट्री करोगे तो सबसे पहला शब्द होता है कि अपना दिमाग नहीं लगाना, डोंट यूज योर ब्रेन। मेरा पैटर्न कहता है कि यूज योर ब्रेन। जब आप अपना ब्रेन ही यूज नहीं करोगे तो आप आगे कैसे बढ़ोगे? सिविल में आपको ब्रेन लगाना है, फौज में आपको ब्रेन लगाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पहले से ही सब चीजें ऑटोमेटिकली चल रही हैं। आपको उधर कोई भी प्रोग्रेस ग्रोथ कुछ है नहीं। सिविल में ग्रोथ प्रोग्रेस वो सारी चीज़ें हैं। हर कोई यहाँ पर अलग तरह से काम करता है। 4 साल किसी कंपनी में रहा, वहाँ से स्विच किया, ग्रोथ देखी, दूसरी में भाग गया। डिफेंस में वो पैटर्न ही नहीं है कि आप ग्रोथ देख सको। प्रोग्रेस ग्रोथ कैसे लिमिटेड है। कैसे सिंप्लीफाई, मतलब ग्रोथ को आप कैसे देख रहे हो? ग्रोथ को हम फाइनेंशियली भी देख सकते हैं, और आप ग्रोथ को साइकोलॉजिकल भी देख सकते हो, वेल्थ के थ्रू भी देख सकते हो।
बट वो तो सरकारी हर जगह ही है, ऐसे ही तो प्रमोशन तो सरकारी में तो हीरे की सिस्टम है, हाँ, तो वही डिफेंस में है, सिविल में नहीं है ना। बट कॉर्पोरेट से नहीं कंपैरिजन कर सकते ना, वो तो डिफेंस है। एग्जैक्टली वही मैं कह रहा हूँ। कॉर्पोरेट से तो हम सरकार को भी नहीं वो कर सकते हैं। अब जो सरकारी कर्मचारी है 9 से 6 है, और आधे तो जाते 10 बजे और 4 बजे घर आ जाते हैं, मैं कह रहा हूँ और ये जो कॉर्पोरेट वाले बेचारे 12-12 घंटे काम करते हैं, तो वो तो कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। तो वहां पर पैसे भी ज्यादा है ना, अगर आप कॉर्पोरेट में देखोगे तो पैसे ज्यादा है। तो बट दुनिया तो सरकारी नौकरी की तरफ जा रही है। सब अलग अलग काम करते हैं। जी। इफ समबडी वांट्स टू अर्न मनी, वो कॉर्पोरेट में काम कर रहा है। इफ समबडी वांट टू अर्न मोर मनी, वो बिजनेस कर रहा है। बट वही है ना, दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमको पूरे समाज की प्रक्रिया को समझना होगा। जी। हम किसी चीज को थोप नहीं सकते। हमें अच्छे बिजनेसमैन भी चाहिए, हमको अच्छे स्टूडेंट्स भी चाहिए। नहीं, मैं जैसे इजराइल जैसे उनकी कंट्रीज है ना, जैसे कि वहाँ पे आपको जाना ही जाना है सिर्फ कुछ टाइम के लिए, मैं वैसे बात कर रही हूँ कि कुछ टाइम के लिए अगर ये हो तो शायद कुछ चेंजेस हो सकते हैं, जस्ट अ सजेशन, बाकी तो जी। मैं एक सवाल मुझसे यहाँ किसी ने ऐसे पूछा था, तो मैंने उसको बहुत ही सिंप्लीफाई किया कि बेटर आप जो डिफेंस के रिटायर्ड लोग हैं उनको स्कूल कॉलेज में क्यों नहीं लगा देते हो एज ए इंस्ट्रक्टर। वो अपने आप डिसिप्लिन सिखा देंगे। सबको एनसीसी कराओ, सबको एनसीसी मैंडेटरी कर दो, 3 साल में एनसीसी करनी ही है। और जितने भी रिटायर होकर आते हैं उनको एक ऑप्शन मिल जाएगा, तो बेटर दे विल लर्न फ्रॉम द एनसीसी। व्हाई वी रिक्वायर्ड द पर्सन शुड गो इन डिफेंस। वो चीज जो आप कह रहे हो सिखाने की, वो स्कूल कॉलेज में ही हो जाएगी। हम इनिशियली फेज से ही, जब बच्चा 6th-7th में है, जब ग्रो कर रहा है, तभी से उसके ब्रेन में देशभक्ति की भावना को डालें। जब वो ग्रोथ कर चुका है, ग्रेजुएशन में जा चुका है, तब उसके ब्रेन बिल्कुल डिफरेंट काम करता है। तो हम उसको मौका क्यों दें? हम इनिशियली फेज से ही 6th क्लास से ही डिफेंस में हमारे बहुत लोग रिटायर होकर आते हैं, हर साल बहुत लोग रिटायर हो रहे हैं, तो उनको ऑप्शन दिया जाए, हर कॉलेज में मैंडेटरी एनसीसी कर दी जाए। और वहीं पे एनसीसी भी नहीं कर रहे तो कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए कि उनकी जो ट्रेनिंग पार्ट है वो सिर्फ डिफेंस वाले ही ले, उनको डिफेंस में भेजने की जरूरत ही नहीं है। तो देशभक्ति तो यहाँ से भी हो सकती है, यहाँ से भी हो सकती इजी तरीका है। आपको एनरोल कराओ, फिर उनको बाहर करो, तो बड़ा लंबा चौड़ा हो जाएगा। 140-45 करोड़ की पॉपुलेशन को कैसे आप मैनेज करोगे? वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। डिफेंस के पास में हमारे इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इंडिया में नहीं है। हमारे पास आज तक मरीन नहीं बना पाए। यूएस में मरीन्स है, सबसे ज्यादा मरीन्स है उनके पास में, हमारे पास पैटर्न ही नहीं है मरीन का। तो यूएस बहुत ही अलग पैटर्न पे काम करता है, इजराइल अलग पैटर्न पे काम करता है। हम उस पैटर्न को यहाँ पर नहीं डाल सकते, लेकिन एक पैटर्न ये है जिस पे बहुत प्यारे तरीके से काम किया जा सकता है। उस एनसीसी के माध्यम से हम उनको झाड़ू लगाना भी सिखा सकते हैं, उस एनसीसी के माध्यम से उनको टॉयलेट साफ करना भी सिखाएं, उस एनसीसी के माध्यम से उनको हम लोग स्वच्छ भारत सिखाएं, उस एनसीसी के माध्यम से उनको फर्स्ट एड सिखाएं, उस एनसीसी के माध्यम से उनको हम डिसिप्लिन, हेल्थ, वो हम सिखा सकते हैं। लेकिन इसको इनिशिएट कौन ले? हम बड़ी चीज का वेट करते हैं, हम डिफेंस में भेजें। आई डोंट थिंक सो वी रिक्वायर दैट थिंग। लेकिन ये चीज बड़ी प्यारे तरीके से हो जाएगी, कोई ज्यादा लोड नहीं। हर स्कूल में 2 एक्स सर्विसमैन लगा दो, काम का तुम अपने आप संभाल लेंगे सब कुछ। बेहतर और बेहतर करेंगे, ज्यादा बढ़िया, ज्यादा बेहतर करेंगे, क्योंकि वो जो वहाँ सीख कर आए हैं वो वहाँ डिप्लॉय करें। एक फौजी हमेशा फौजी ही रहेगा, तो उससे वो बहुत कुछ सीखेंगे। आज आप देखिए जो पीटी इंस्ट्रक्टर हैं, जो पीटीआई है स्कूल कॉलेज में, उनका खुद का तोंद निकला हुआ है। वो पीटीआई है। तो मेरा छोटा बच्चा जो है वो आके मुझे शिकायत की स्कूल से, पापा स्कूल बहुत गंदा है, टीचर बहुत गंदे हैं। मैंने बोला क्यों, ऐसा तो है नहीं। बोला नहीं, जब मेरा स्पोर्ट्स का पीरियड होता है फिर भी पढ़ाते हैं, मुझे तो स्पोर्ट्स के पीरियड में स्पोर्ट्स ही खेलना है। तो ये देखिए, एक छोटा बच्चा है, 8-9 साल का बच्चा अगर इतना सोच रहा है। नहीं, ये तो है ऑब्वियसली, टीचर्स का तो है। यस, जैसे मुंबई ऑब्वियसली कहीं ना कहीं डेस्टिनी आपको खींच रही थी, क्योंकि कहते हैं ना कि प्री प्लान्ड होता है सब। अब मुंबई पोस्टिंग आ गई और 2 साल बाद ही 2006 में आप जैसे बता रहे हो, 2008 में वो अटैक वाला हो गया 26/11। तो उस जब ये हो रहा था तो उस टाइम पे आप ऑन ड्यूटी थे कि लीव पे थे? मैं 2 दिन पहले ही गुजरात से आया था। जी। और उससे पहले मैं कश्मीर में था। 2006 से पहले? हाँ, 2008। अच्छा, 2008 के इंसिडेंट से पहले
इस अटैक से पहले। आप जैसे 2006 में आपकी अभिमन्यु पोस्ट, अभिमन्यु पोस्टिंग होगी तो अलग अलग ऑपरेशंस में ओके जाते रहते थे। ओके ओके। तो 2008 में मैं कश्मीर में था, तो वहाँ से वापस आया था। और फिर मुझे गुजरात एक DGX एक हमारा एक्सरसाइज होती है, मैं उसके लिए गया था, वहाँ से वापस आया था। तो 2 दिन के बाद मुझे छुट्टी जाना था, तो सब कुछ छुट्टी ग्रांट वगैरह थी, सारा कुछ था। छुट्टी के बाद मुझे फिर आगरा जाना था, तो लंबा चीज़ें थी, क्योंकि जैसे ही मैं वहाँ से आया था कश्मीर से आया तो 2 महीने फिर आगरा में गया था कोर्स के लिए। तो वहाँ पे रहा मैं 2 महीने। हैवी ड्रॉप एक हमारा कोर्स होता है जिसमें हम लोग बोट्स वगैरह प्लेटफॉर्म के साथ में सी में डिप्लॉय करते हैं, प्लस पैरा जंपर्स को हम लोग डिप्लॉय करते हैं। तो वो मैं कोर्स करके आया था पूरा। उसके बाद फिर मैं गुजरात चला गया, गुजरात से वापस आया तो छुट्टी जाना था 2 दिन बाद, तो मैं ड्यूटी पे ही था उस दिन रात में। तो उस दिन क्रिकेट मैच चल रहा था इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का। तो मैच में थे तो सभी थे, तो मैं छत पे चला गया सोने के लिए, क्योंकि मेरी 12 बजे से ड्यूटी थी। तो क्योंकि मैच लेट तक चलने वाला था, कटक में मैच था, डे नाइट मैच था, तो मैं छत पे चला गया। तो वहाँ पे जाकर मैं सो गया। तो 11:30 बजे मैंने अलार्म लगाया था, तो जगा और ड्रेस वगैरह डाली और मैं फिर ड्यूटी पर चला गया साइकिल लेके। तो वहाँ जाकर मैंने देखा जो कश्मीर में हमारे साथ थे वो वहाँ पर ऑफिसर ऑफ द डे थे, OD थे। तो उन्होंने जैसे मुझे देखा तो उन्होंने कहा कि बड़ी तेवतिया, मुंबई पे अटैक हुआ है और मुंबई पुलिस के टॉप ऑफिशियल हैं वो शहीद हो गए, और हमारी जो 2 टीम हैं वो डिप्लॉय हो चुकी हैं, एक ताज में है और एक ट्राइडेंट में। तो जो भी अवेलेबल है यहाँ पर फैमिली मेम्बर्स हैं उनको भी बुलाओ, और आप भी जाकर आर्मरी से अपना वेपन ड्रॉ करो। तो मैं जितने कॉल कर सकता था उतने कॉल किए, कुछ लोग आए, फिर उनके साथ में मिल के आर्मरी चला गया पूरा अपना इक्विपमेंट वगैरह लेने के लिए। तो वहाँ से फिर यात्रा शुरू हुई हमारी। तो फिर कितने मार्कोस गए? हम लोग 2 टीम थी हमारी मार्कोस की। उसके बाद ओके, मतलब अराउंड कितने बंदे? अराउंड 16 प्लस मान 16 प्लस। ओके ओके। सो हम फिर टग से हमको लेकर गए वहाँ पर मुंबई। तो वहाँ जाकर हम पहुँचे। तो ये मार्कोस में मैं कोई क्वेश्चन करना चाहूँगी कि जैसे मैंने बहुत सारे स्पेशल फोर्सेस के ऑफिसर्स के जो है उनका पॉडकास्ट किया है, तो एक लीडर होता है, जैसे एक ऑफिसर होता है आगे, ऐसे करके एक ऑफिसर एक जेस ऐसे होते हैं। क्या मार्कोस इसमें भी ऐसा होता है कि ऑफिसर लीड कर रहा है, ऐसे होता है? नहीं, ऐसा यहाँ पर नहीं है। ओके। एक पैटी ऑफिसर भी लीड कर सकता है पूरी टीम को। ओके, पैटी ऑफिसर मतलब हवलदार। JCO भी लीड कर सकता है, लीडिंग को नहीं देते हैं, लेकिन पैटी ऑफिसर को लीड करने के लिए दे देते हैं, करते हैं। तो आपके इसमें था कोई ऑफिसर? हमारे साथ में 16 जो 16 प्लस थे, में एक ऑफिसर था। हाँ, 2 अफसर थे हमारे साथ में। तो एक्चुअली में हमारे पास में कम्युनिकेशन सेट 4 ही थे पूरी टीम को, सबको मिलाकर। तो जब हम वहाँ पर पहुँचे तो मुझे एक सर्वे का जो पुराना हमारे साथ में शिप में थे, तो वो मुझे मिले वहाँ पर। वो वहाँ पर डॉकयार्ड में ड्यूटी पर थे। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि हमें और मोटरोला मिल सकता है। तो उन्होंने आउट ऑफ द वे जाके हमको 4 मोटरोला उन्होंने दिए। हमारे पास कम्युनिकेशन सेट भी नहीं था, हेलमेट नहीं था, बुलेट प्रूफ जैकेट जो पहनी हुई थी वो AK-47 की गोली को रोक नहीं सकती थी, ये सब पता था हमको। तो हमारे पास कम्युनिकेशन सेट जो था जो नहीं थे पूरे, तो हमने 4 वहाँ से लिए। तो मतलब इंडियन नेवी के पास ये नहीं थे उस समय पर। ओके, उस टाइम पे थे नहीं। जी जी, उतने इक्विप्ड नहीं थे हम लोग। हमारा सबसे ज्यादा जो ऑपरेशन होते थे कश्मीर में, तो सारा कुछ हमारा वहाँ रहता है, कश्मीर में डिप्लॉय रहता था सब कुछ सबसे ज्यादा। मतलब वैसे हैं, लेकिन उस टाइम पे वहाँ पे नहीं थे, ये कह सकते हैं। वैसे होते हैं इंडियन नेवी के पास, क्योंकि एक वो गलत इमेज ना जाए ना कि हमारे डिफेंस के पास क्या नहीं है। वैसे उस समय पे उतना नहीं था, उस टाइम पे मुंबई में नहीं थे। नहीं, उस समय पे कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। जी जी, सिंपली अगर मैं बताऊं, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। कांग्रेस की गवर्नमेंट हमेशा से ही डिफेंस को दबाती आई है। डिफेंस की तरफ उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया, चाहे वो इंदिरा गांधी रही, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू हुए, या कांग्रेस के जो भी लीडर रहे हैं, चाहे मनमोहन सिंह जी हुए, उन्होंने डिफेंस को हमेशा एज पर रखा है। डिफेंस की वैल्यू अगर की है इस देश में,
तो मैं कहूँगा कि मोदी जी ने की है। उससे पहले डिफेंस की जो वैल्यूज़ थी वो यहाँ पे ना के बराबर रही इस देश में। उनके बजट आप देखोगे तो पहले के बजट और अब के बजट में कितना डिफरेंस है। पहले के प्रिक्योरमेंट और अभी के प्रिक्योरमेंट में ज़मीन आसमान का अंतर है। आज मोदी जी देखेंगे तो अमेरिका गए, सबसे बड़ी डील क्या है वहाँ से। अगर मोदी जी यूक्रेन जा रहे हैं, मोदी जी साथ साथ में रसिया जा रहे हैं, तो क्यों जा रहे हैं? क्योंकि सबसे बड़ी डील डिफेंस की डील है। हमारे शिप फंसे हुए थे जिनमें इंजन नहीं लगा हुआ था, तैयार किए रशिया ने, लेकिन इंजन यूक्रेन का है, तो इंजन यूक्रेन नहीं दे रहा था, तो मोदी जी गए। हमारी डिप्लोमेसी और हमारी जो फॉरेन पॉलिसीज़ हैं उनके अकॉर्डिंग हमने उनसे रिक्वेस्ट की, मोदी जी गए। तो 3 जहाज़ जो हमारे तलवार क्लास है, 3 जहाज़ के लिए इंजन फिर यूक्रेन ने दिए। आज हम तेजस की बात कर रहे हैं या हम बात करें एयरक्राफ्ट करियर की, तो हमारे पास इंजन नहीं है, इंजन अमेरिका के पास में है। तेजस में जो इंजन लगता है वो अमेरिकन इंजन है। तो हमारे पास में उस लेवल की चीज़ें थी ही नहीं। पहले रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए पैसा कभी खर्च हुआ ही नहीं डिफेंस में। आज यहाँ पर वेपन की फैक्ट्रियाँ लग रही हैं, हेलीकॉप्टर यहीं पर बन रहे हैं, तो बिकॉज ऑफ द मोदी जी। कांग्रेस ने कभी डिफेंस के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। हमेशा डिफेंस को कांग्रेस गवर्नमेंट ने टेकन फॉर ग्रांटेड ही लिया है, उतना सीरियसली नहीं लिया, नहीं तो हम अक्साई चीन को नहीं खोते। और पाकिस्तान जो हर बार हमारे पास में हमारे ऊपर इतने अटैक करता आया, वो नहीं होते कभी भी। जब हम हाई सीज में जाते थे तो हम पाकिस्तानी शिप मिलते थे, बहुत बुली करते थे, बहुत ज़्यादा बुली, दुनिया भर की गालियां देते थे शिप में खड़े होकर। वो पास में शिप चल रहे तो हमारे कहते थे कि हमें ऑर्डर आता था कि तुम कुछ नहीं कहोगे, तुम शांत रहोगे। वो हमें दुनिया भर की गालियां देते थे। जब से मोदी जी आए तब से उधर से ऊपर डेक पे कोई दिखाई नहीं देता, और हम यहाँ से दबाकर गन भी दिखाते हैं, हवा में गोलियां भी चला देते हैं। अब चीज़ें चेंज हो गई ना। एक व्यक्ति के आने से इतना कुछ चेंज हुआ क्योंकि उन्होंने उसको वैल्यू दी कि अगर दिल्ली पे अगर किसी की सत्ता है, दिल्ली पे कोई कुर्सी पर बैठा है और उसकी कुर्सी सुरक्षित है, तो वो बिकॉज ऑफ द डिफेंस फोर्सेस, ना कि वोट डालने वालों की वजह से सुरक्षित है। नहीं, ये देश डिफेंस से ही सुरक्षित है। आज प्रधानमंत्री जी या पूरी कैबिनेट अगर चैन से सोती है, बिकॉज ऑफ द सोल्जर्स, वो अपनी जान दे रहे हैं और दूसरे एनिमी की जान ले रहे हैं। इस प्रोस्पेक्टिव को मैं कहूँगा कि मोदी जी ने आने के बाद में पूरा सिनेरियो चेंज किया है। आम जो सैनिक है वो भी अपने आप को मजबूत फील करता है। तब मजबूत फील नहीं करता था, तब मजबूर फील करता था। तो जब आपके पास वहाँ पे नहीं थे वो, तो फिर कैसे एंट्री की, कैसे क्या हुआ आगे? हमारे पास कुछ था ही नहीं, तो जैसे थे ऐसे ही गए। सेवा है, हमें तो जाना है, पीछे नहीं हट सकते ना। मातृभूमि की सेवा मैं कहूँगा सर्वोच्च सेवा है। अगर उस मातृभूमि की सेवा करते हुए अगर मेरे प्राण आज भी चले जाते तो मैं कहूँगा कि अच्छे कॉज के लिए गए। इससे बेहतरीन और इससे अच्छी मौत किसी की हो ही नहीं सकती। अगर कोई व्यक्ति देश सेवा करते हुए शहीद होता है, बलिदानी अपना बलिदान देता है, तो वही था कि जहाँ तक होगा, जैसे होगा, अपना पूरा 100% देंगे। अगर हमारे पास नहीं है तो कोई बात नहीं, क्योंकि वो जो टेररिस्ट है उनके पास भी नहीं है, बट वो हमेशा बेनिफिट में है। हम लोग बेनिफिट्स में नहीं हैं। हमको गोली भी चलानी है तो बहुत सोच समझ कर चलानी होगी, उनको सोच समझ कर चलाने की कोई ज़रूरत नहीं। इसलिए क्या है कि हमें थोड़ा सा डिफेंसिव रहकर ही ऑफेंसिव होना होगा। बिना डिफेंसिव के हम ऑफेंसिव नहीं हो सकते। और डायरेक्ट ऑफेंसिव हो जाएंगे तो पता नहीं किन को गोली लग जाए। हमारे जो इनोसेंट लोग हैं उनको गोली लगेगी तो हम अगर गिरते हुए किसी को देखेंगे तो हम अपने आप को माफ़ नहीं कर पाएंगे। तो फिर आपका क्या मतलब वहाँ पे फिर प्लान क्या था? मतलब कोई प्लान नहीं था। ओके, जिस आप लोगों ने एंटर किया मार्कोस ने, तो क्या प्लान क्या था वहाँ? कोई प्लान नहीं था। ओके, कोई ब्लूप्रिंट नहीं था। होटल का जो ब्लूप्रिंट होता है, जो मैप है, वो कुछ था ही नहीं हमारे पास। ब्लाइंड एंट्री है हर जगह पर, जहाँ जा रहे हैं सब कुछ नया है, तो आपको खुद ही करना है सब कुछ। ब्लाइंड एंट्री है, बिल्कुल ब्लाइंड है। कौन सा रूम किधर की तरफ था? आप ताज में गए थे ना? ताज में मैं गया था। हाँ जी।
हमको नहीं पता कौन सा डोर कैसे खुलता है, क्या खुलता है, हमें कुछ नहीं पता। हमारे साथ ताज के जो सिक्योरिटी मैनेजर थे सुनील कुडियादी, वो हमारे साथ में आए। तो मैं उसकी डेयरिंग को मैं सल्यूट करना चाहूँगा। वो मेरे आगे चलने लगा, तो मैंने उसको टैप किया कि भाई क्या कर रहे हो, तुम पीछे आओ, अगर गोली आती है तो पहली गोली मैं खाऊंगा। इस देश के लिए ये पहली गोली मेरा है, और पहली गोली मुझे चलाने का मौका मिला तो मैं चलाऊंगा ना, तुम्हारी जान मैं बचाऊंगा। अगर तुम्हें कुछ हो जाएगा तो फिर हम यहाँ पे क्या करने आए हैं, तुम पीछे आओ और हमें बताओ जाना किधर है। तो हम फिर वहाँ से चैम्बर हॉल गए, सेकंड फ्लोर तक। फर्स्ट फ्लोर क्लियर करके सेकंड फ्लोर चैम्बर में गए। एक्चुअली क्या हुआ था कि एक टीवी एंकर थे, उनको फोन आया एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का ताज से, और उन्होंने वहाँ की जो लोकेशन थी उसको डिस्क्लोज कर दिया। टीवी का जो एंकर थे उन्होंने, नाम बता सकते हैं? नहीं नाम ठीक नहीं होते, ओके। नाम लेना किसी का उचित नहीं है, किसी का नाम लेना। तो उन्होंने वहाँ की जो लोकेशन थी उसका नाम बताया, उनका नाम बताया। उसके साथ में 4 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वहाँ पे स्टक थे। 3 शादी के गेस्ट फंसे हुए थे, बॉलीवुड की कुछ हस्तियां थी वो फंसी हुई थी वहाँ पे, और महाराष्ट्र गवर्नमेंट के कुछ ब्यूरोक्रेट्स वहाँ पे फंसे हुए थे। अमेरिकन्स थे, अफ्रीकन थे। वो तो ऑब्वियसली ताज है तो वहाँ पे सारे सब चैम्बर हॉल में फंसे हुए थे। तो टोटल मिला के 185 लोग थे, इंक्लूडिंग अडानी जी और उनके जो मित्र थे। वो मित्र भी नॉर्मल नहीं है, वो दुबई पोर्ट के सीईओ थे। आज दुबई में उनका बहुत बड़ा बिजनेस है, बिजनेस एम्पायर है। दोनों वहीं पे फंसे हुए थे। उनको बचाने का जो जिम्मेदारी थी हमको मिली, तो वहाँ पे गए। फिर तो जब मैंने चैम्बर तक पहुँचे तो वो एलवे है उस साइड से, कि बीच में दरवाज़ा है, आधे में वुडन है, आधे में ग्लास लगा हुआ है। तो मुझे उधर से कुछ अफ्रीकन आते हुए दिखाई दी। तो मैंने दरवाज़ा नॉक किया और मैंने आई कार्ड शो किया कि हम यहाँ तुम्हें बचाने के लिए हम लोग आए हैं, यहाँ पे दरवाज़ा खोलो, हम लोग रेस्क्यू करेंगे। सो उन्होंने बहुत कोशिश की दरवाज़ा खोलने की, लेकिन दरवाज़ा नहीं खोल पाए वो, क्योंकि दरवाज़ा ऊपर से लॉक था। फिर वो चैम्बर हॉल में चले गए। तो मेरे जो टीममेट्स थे, टीम लीडर जो थे, उन्होंने कहा कि एक और दरवाज़ा है पीछे, एक और हॉल है, इसमें देखते हैं कुछ, अगर कुछ लोग हैं तो। फिर मैं एज ए कमांडो एक्शन मैंने एंट्री की। तो फिर मुझे उन्होंने वापस बुलाया कि रुको, हम लोग 4 हैं, हाफ प्रहार हैं हम लोग, तो मैं 4 और लेकर आता हूँ, फुल प्रहार है, फुल प्रहार करेंगे। और उसके बाद में, क्योंकि ये हॉल कितना बड़ा है नहीं पता, तुम यहीं पे रुको, मैं आता हूँ और 4 मार्कोस को लेकर आता हूँ, तो हम पूरा प्रहार हो जाएंगे। तो जैसे ही वो आए तो उन्होंने मुझे शोल्डर पे टैप किया कि एंट्री करो। तो फिर मैंने एंट्री उस रूम के अंदर की। और एंट्री करने को, क्योंकि एलवे में तो पूरी रोशनी थी, रूम में पूरा अंधेरा था, पूरा डार्क था। दरवाजे से अंदर जाने के बाद फिर मैं धीरे धीरे आगे चला, तो मुझे लेफ्ट साइड में दीवार मुझे हाथ आई। मैं दीवार पे हाथ ऊपर नीचे करके चलता रहा। मैंने पूछा, सिक्योरिटी मैनेजर 3-4 नंबर पर चल रहा था, तो मैंने पूछा कि स्विच किधर है, लाइट किधर से चलेगी। तो उन्होंने कहा कि सर आगे ही होगी। तो मैं आगे चलता रहा। तो जब के बिल्कुल सामने में आया हूँ तो 47 के 2 सेफ्टी कैच मुझे सुनाई दिए। तो मैं समझ गया कि 2 टेररिस्ट यहाँ पर हैं। तो मैं वहीं पर सीज हो गया, बैठ गया, पोजीशन ले ली मैंने अपनी। जिधर से साउंड आया था उधर की तरफ मैंने अपना वेपन का फेस कर दिया और ट्रिगर पे उंगली लगा दी कि जस्ट। और मैं रोशनी से अंधेरे में आया हूँ, तो सैचुरेट इतनी जल्दी हो नहीं सकते आप, तो सैचुरेशन में थोड़ा टाइम तो लगता है। तो मैं बैठ गया और मैं वेट कर रहा हूँ कि थोड़ी देर में सैचुरेट हो जाऊँ, उसके बाद मुझे सब कुछ दिखाई देने लग जाएगा। तब तक तो उन्होंने मेरे ऊपर एक फ्लैश मुझे दिखाई दिया। जैसे ही मुझे फ्लैश दिखाई दिया, समझ गया कि गोली आ रही है, चल चुकी है। तो मैंने भी ट्रिगर दबा दिया। तो 3-4 राउंड मेरे फायर हुए होंगे, उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता। जब गरम ब्लड और वो जो जलन का जो एहसास था,
वो महसूस होना शुरू हुआ। तो मैंने अपने आप को फर्श पे लेटा हुआ पाया। पहले क्योंकि सीलिंग थी तो मैंने पहले वेपन को पकड़ा, फिर जो पेन हो रहा था, जो जलन की वजह से पेन था, उसको मुझे डाइवर्ट करना था क्योंकि इंजर्ड हो चुका हूं मैं भी। और अगर इस चीज का आभास भी टैप को हुआ तो वो आने के यहीं पर आके ब्लैंक शॉट ले पॉइंट ब्लैंक को आप मारेंगे सीधा यहाँ पर आके। तो मैंने क्या किया, चुपचाप पड़ा रहा और उस दर्द को मैं पास किया कि यहाँ तक मेरे पास ना आ जाए। अगर मैं गिरा हुआ हूं तो चेक करने के लिए जरूर आएंगे कि मर गया कि जिंदा है। अब जितनी जल्दी हो सकता है मेरे से, और उस जगह को मुझे छोड़ना है। तो मैंने देखा कि बड्डी किधर है, तो बड्डी वो पे था ही नहीं, और ना ही मुझे बड्डी ने बोला फॉल बैक करने के लिए। तो बड्डी के साथ जो पीछे वाली पूरी टीम थी पूरी बाहर एग्जिट हो गई। मैं सबका अपना अपना निर्णय है। नहीं, बट ये तो डिफेंस में तो ये होता नहीं है ना, एकता होती है। ये कैसे मतलब छोड़ के चले गए? छोड़ के चले गए, तो इसका आंसर तुमने के पास होगा। मैंने तो कभी पूछा नहीं किसी से। ओके। मेरी लड़ाई अभी तो ये, मैं किसी को कंप्लेंट थोड़ी करूंगा यहाँ पे कि कंप्लेंट करने वहीं पे लग जाऊं कि साहब क्यों छोड़कर भाग गए। हाँ, बट ये होता नहीं है ना, जैसे हो गया। क्योंकि जैसे मेरे को जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, मुझे उसके बारे में बहुत बारीकी से पता है। वहाँ पर जो इंजर्ड हुए उनको लेकर आए, बल्कि टाइम बहुत कम था, बहुत लिमिटेड था, फिर भी उसको लेकर बहुत टफ उससे निकले हैं। कभी भी मैंने ऐसे ऑपरेशंस बहुत बारीकी से जाने हैं, देखे हैं, सुने हैं कि कभी ऐसा होता नहीं है। ये पहली बार मैं लाइफ में सुन रही हूँ कि ऐसा हुआ, छोड़ के चले गए, टीम छोड़कर चली गई। टीम बाहर छोड़कर अंदर बाहर चली गई पूरी। ओके, शायद ऐसा हुआ हो या क्या है, क्यों हो सकता है और कोई रीजन हो। कभी मतलब नहीं मैंने बात नहीं, टीम ने बात, आपने बात नहीं टीम कहाँ मिलती है फिर, आपको मिलती नहीं पूरी टीम कभी भी। ओके, क्यों कॉन्टेक्स्ट तो होते होंगे ना। क्या पूछोगे किसी से आप? क्या हुआ था उस टाइम पे, कहाँ पे थे, पूछा नहीं कभी? किससे? जो टीम गई थी साथ में। तो टीम में तो वही थे ना फॉल बैक करने वाले, तो उनसे आप पूछोगे अधिकारी से। यू आर नॉट लायबल टू आस्क एनी क्वेश्चंस टू देम, सो हाउ यू कैन आस्क देम। लेकिन ऑफिसर्स तो सिर्फ 2 ही थे ना, 2 ही अधिकारी थे, बाकी तो एक टीम में तो मेरे साथ में वही थे। हाँ, तो चले गए, उनकी मर्जी थी, उनकी मर्जी थी, चले गए। आई डोंट हैव एनी कंप्लेंट नहीं है मेरे पास। तो फिर आप वहां से कैसे निकले? आगे की कहानी है फिर पूरी। तो उसके बाद फिर मैंने देखा बड्डी है नहीं, अब लड़ाई अकेले की है। तो मैंने अपने आप को संभाला, ढूंढा, तो मुझे एक सोफा और दीवार के बीच में मुझे थोड़ी सी एक जगह दिखाई थी, वहां पर कवर ले सकता हूँ मैं। फिर मैं लेटे लेटे वेपन को थाई पे लिया और सरक के लेटे लेटे ही मैं उस जगह पर अपने आप को कवर दिया। फिर मैंने चेक किया कि मुझे चोट कितनी है। तो पूरा हाथ तो मेरा गीला हो गया ब्लड में, महसूस किया तो पूरा मांस का एक लूथड़ा यहाँ पे पूरा लटका हुआ था, कान है था ही नहीं, पूरा उखड़ गया था। तो मैंने भगवान को थैंक यू बोला कि हेडशॉट था, बच गए। 1 mm भी इधर होता तो आंख के आर पार पूरा निकल जाता और यहीं पे तुम्हारा चित्र पे हार चढ़ रहे होते। तो उसके बाद मैं फिर दोबारा मैंने फायरिंग शुरू कर दी उनके ऊपर। एक्चुअली वो 4 लोग वहीं पर थे, चारों एक ही रूम में थे उस टाइम पर। हाँ, एक ही साथ में थे। मैं सोच रहा था 2 हैं, लेकिन चारों वहीं पर थे। तो हमारी काफी देर तक हमारी फायरिंग होती रही। तो मुझे महसूस हुआ कि नहीं, इनको ऐसे तो मार नहीं सकते, रोशनी होने में टाइम है। अगर मुझे ओल्ड हेरिटेज विंग पूरा दिखाई दे रहा है उधर से, तो अगर मेरे पास कम्युनिकेशन सेट होता तो मैं अपनी टीम के साथ में कम्युनिकेट करके बता देता कि आप उधर जाओ, उस साइड से पूरा विजिबल हो जाएंगे वो। तो मेरे पास कुछ था ही नहीं, तो मैं किसको क्या बोलूं? कुछ नहीं बोल सकता, आवाज लगा नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ आप फायरिंग चल रही है पूरी। तो उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा। तो मैंने फिर अपना ग्रेनेड निकाला कि अब यही समय है कि इनके साथ ही स्वयं को बलिदान करो, क्योंकि इनको मारना बहुत जरूरी है। तो फिर मैंने ग्रेनेड से उनके ऊपर हमला किया। तो मुझे 2 आवाज सुनाई दी ग्रेनेड की गिरने की, गिरा है और वहां जाके रुक गया है, रोल नहीं हुआ उसके बाद में, क्योंकि रोल हो जाता है ग्रेनेड, तो रोल नहीं हुआ, 2 आवाज मुझे सुनाई दी।
दैट वाज ओके ओके, बिल्कुल सही लोकेशन पे मैंने ग्रेनेड फेंका। तो मैं तैयार हो गया उसके लिए कि आग तो लगेगी लगेगी अब, है ना। शायद मेरे पास में 1% चांस हो बचने का, 1% चांस हो, 99% तो मैं शहीद होने जा रहा हूँ। यही मैंने सोचा कि 99% है, क्योंकि मैं उसके रेंज में हूँ। तो मैंने ग्रेनेड फेंका, तो मैंने फिर हाथ सर के ऊपर रखे, कवर किया अपने आप को कि अब शहादत का नंबर आ चुका है, अब यहाँ से बचने के चांसेस तो है ही नहीं। तो मैंने 10 तक काउंट किए, ग्रेनेड नहीं फटा। अगर वो ग्रेनेड फट जाता तो मैं तो शहीद होता ही, लेकिन चारों टेररिस्ट वहीं पे मर चुके होते और ताज का ऑपरेशन पूरा का पूरा खत्म हो चुका हो। तो गुस्सा बहुत आया बैठे बैठे। ऐसा लगता है ना कि ये मेरे साथ धोखा है, ये देश के साथ धोखा है। जिसने भी ये ग्रेनेड बनाया है उसने देश के साथ तो धोखा ही किया है। अब मैं क्या कर सकता हूँ? कुछ नहीं कर सकता। तो मैंने दोबारा फायरिंग शुरू कर दी जी। मेरे पास कोई ऑप्शन था ही नहीं अब। तब तक हमारी टीम जो थी उन्होंने विचार किया, हमारे टीम कमांडर जी ने, कि तेवतिया अंदर शहीद हो चुका है, क्योंकि कुछ है ही नहीं, बचा ही नहीं कुछ भी। तो उन्होंने सोचा कि तेवतिया अंदर शहीद हो गया। तो उन्होंने क्या किया, जो ताज का सिक्योरिटी मैनेजर था उससे पूछा कि इस रूम के एंट्री एग्जिट कितने हैं। तो उसने कहा कि यही एंट्री है और यही एग्जिट है। तो बोला ठीक है, तेवतिया तो शहीद हो चुका है। तो उन्होंने टीयर गैस का ग्रेनेड अंदर ठोक दिया, और टीयर गैस का जो ग्रेनेड था वो रोल करके मेरे पास ही आके एक्सप्लोड हुआ। तो सबसे पहले इफेक्टेड उससे मैं हुआ। तो सफोकेशन शुरू हो गया, तो आंखों से पूरा पानी जाने लगा। सफोकेशन की वजह से मुझे खांसी उठी। खांसी जैसी मेरी उठी है तो उनको पता चला कि हाँ यहाँ पर है। साउंड तो गया ना, जैसी साउंड गया तो उन्होंने फिर बर्स्ट में मेरे ऊपर फायरिंग शुरू कर दी। पर हो सकता है वो उनके आपके जो कमांडिंग ऑफिसर थे, जो सीओ थे, हो सकता है वो उनका मतलब कह सकते हैं प्लान हो, ऑपरेशन प्लान हो। कमांडिंग ऑफिसर तो वहाँ तो गए ही नहीं। नहीं, आप जो बता रहे हो ना कि टीम कमांडर, हाँ, जो टीम कमांडर थे आपके, कि उन्होंने ऐसे किया। हो सकता है वो उनका प्लान हो। आपको मतलब आप ये ले रहे हो कि मेरी वजह से कि मैं तो शहीद हो गया हूँ तो इसीलिए। मैंने जो बताया आपको, उन्होंने ये सोचा तेवतिया अंदर शहीद हो गया। हाँ जी, बट क्या पता ना सोचा हो, ये तो आप एज्यूम। नहीं एज्यूम नहीं कर रहा, मेरी बात हुई है। अच्छा, आपने पूरे टीम के साथ में, उनके साथ में मेरी बात हुई बात में। तो उन्होंने कहा कि मैंने तो सोचा कि तू मर गया। सबसे पहले सवाल तो फिर आपको ये करना चाहिए था कि जब मैं देखा तो तब कहाँ थे तुम, ये नहीं पूछा फिर आपने? तो बोला मैं टीम को लेके बाहर चला गया। तो क्या कह सकते हो? ओके, मैंने तो आवाज दी थी, ये कह सकते हैं ना। तो मैंने वो क्वेश्चन ही नहीं किया ना, इसलिए ये तो कह सकते हैं ना कि मैं तो। उन्होंने ये सोचा कि शहीद हो गए, ठीक है। तो उन्होंने मैंने सोचा कि तुम शहीद हो चुके हो, तेवतिया शहीद हो गया अंदर। तो इसलिए मैंने ग्रेनेड पहले पूछा, कम्युनिकेट किया सिक्योरिटी मैनेजर से कि इसके दरवाजे एंट्री एग्जिट कितने हैं। हाँ, वो उन्होंने फिर लगा होगा जी। उनको अपने हिसाब से ऑपरेशन करना है ना फिर। तो मैं तो उस ऑपरेशन का पार्ट हुई नहीं ना, फिर मैं तो अंदर हूँ। उनको लगा कि शहीद हो गए। इतनी लंबी फायरिंग आज तक चली ही नहीं। तो फिर वो जो गैस छोड़ी गई, फिर उससे क्या हुआ? उससे सफोकेशन हुआ। तो उन्होंने बस्ट में फायरिंग की मेरे ऊपर। तो मैं समझ चुका कि अब तो खत्म, कहानी खत्म हो चुकी है। अभी यहाँ तो बस अभी 2 तरीके से डेथ है यहाँ पर अभी। या तो सफोकेशन की वजह से आप यहाँ पे बैठे बैठे ही शहीद हो, या फिर आप अभी एक सैनिक की भांति आखिरी सांस तक देश के लिए लड़ते हुए शहीद होना है। तो मैंने अपना जो ट्रेनिंग का पार्ट है, जो हमारी देशभक्ति की बात है, एक सैनिक का जो कर्तव्य है कि या तो उस अपने आखिरी सांस तक लड़े या एनिमी के आखिरी सांस तक लड़े। तो सांसें ही तो है इम्पोर्टेंट। तो फिर मैंने निर्णय लिया कि अब यहाँ पर तो बच नहीं सकते, डेथ सर्टेन हो चुकी है। तो मैंने ईश्वर को याद किया कि चलो दरवाजे खोलो हमारे, और अपना लास्ट जो कर्तव्य है उसको निभा कर आ रहे हैं। तो मैंने वेपन को हिप पे लिया, और हिप पे लेकर मैंने उसको पूरा जो रूम था सामने से उसको मैंने स्विप किया। स्विप करके मैं दरवाजे की तरफ मुझे मुड़ना था। तब तक 4 और गोलियां मेरे ऊपर आई, जिनमें से एक जो थी वो मैगजीन में घुस गई, एक जो रिकॉचिट होकर हार्ट के ऊपर आई,
एक कॉलर के को फाड़ते हुए निकल गई, एक गोली चेस्ट के आर पार निकल गई। बॉडी मूवमेंट में थी तो दरवाजे तक मैं पहुंच पाया। तो वहां से मैं, हमारी टीम थी दरवाजे के बाहर, तो उन्होंने फिर वहां से मुझे पकड़ा। तो मैं फील कर रहा हूँ, मैं कैसे जा रहा हूँ मैं फील कर रहा हूँ। तो ट्रिगर पे मेरी उंगली थी, वेपन डाउन था, मैं स्प्रिंग की तरह मुड़ रहा हूँ, गिर रहा हूँ, एक तरह से ऐसे गिर रहा हूँ। मुझे पता चल रहा है गिर रहा हूँ, कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता चल गया चेस्ट के अंदर गोली जा चुकी है। ऐसा लगा जैसे पता नहीं किसी ने क्या ठोक दिया है, सांस आना ही बंद हो गया। तो फिर एक गोली और मेरे हाथों से चली, तो आज भी वो ताज के एल्वे में उसका निशान है, उस गोली का। और उसके बाद मुझे कुछ होश नहीं रहा। जब टीम मुझे मैन दरवाजे से बाहर मुझे निकाल रही थी, और जब कैमरे की फ्लैश मेरी आंखों पे पड़ी, तब मेरी आंख फिर से, मतलब एक कॉन्शियसनेस फिर से आई। तो मैंने अपने हाथ को उठाने की कोशिश की जिसमें मेरा वेपन था, कि वेपन तो ये है, तो मैं हाथ उठा ही नहीं पाया। मैं आंखें खोलने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं आंख नहीं खोल पाया। मैं सांस लेने की कोशिश कर रहा हूँ, सांस नहीं ले पा रहा। मैं कुछ बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं बोल नहीं पा रहा। तब तक मुझे एम्बुलेंस में डाल दिया, और हमारे एक मार्कोस थे, उनकी आवाज़ मुझे कानों में आ रही थी। उन्होंने कहा कि तेवतिया डीप ब्रीथ लेते रहो, डीप ब्रीथ। उनको लगा कि ये हेड शॉट ही इसको लगा हुआ है बस। अंदर के कपड़े तो उन्होंने खोले ही नहीं थे पूरे, तो पूरा ब्लड तो अंदर ही बीपीजे में और कपड़ों में ही जा रहा है, अंदर का तो पता ही नहीं है उनको। तो सांस ले रहा हूँ मैं, सांस मैं रोक ही नहीं पा रहा हूँ, होल्ड ही नहीं कर पा रहा हूँ। तो अनकंफर्टेबल हूँ पूरा, बहुत बुरी तरह से अनकंफर्टेबल हूँ, सांस रुक ही नहीं रहा। तब तक अश्वनी में मुझे लेकर गए और वहाँ पर मुझे डिस्पेंसरी में लेकर गए। तो डिस्पेंसरी में एक जो मेडिकल असिस्टेंट थे, उन्होंने फिर मुझे देखा, उन्होंने फिर मुझे कहा कि नाम क्या है तेरा। बोलने की हालत थी नहीं। तो जब कई बार उसने पूछा तो डेथ सर्टेन थी, ये सोच चुका था कि अब तो कुछ है नहीं। तो मैंने कहा कि तेवतिया, मैं मर रहा हूँ। सो उसके बाद उन्होंने मेरे कपड़े वगैरह जब थे वो फाड़े, तब उनको जब चेस्ट से पूरा ब्लड, पूरा का पूरा फाउंटेन चला, तो पूरी डिस्पेंसरी में ब्लड ही ब्लड हो गया था। तो उसके बाद से मुझे नहीं पता, ये 2 शब्द मेरे लास्ट में थे। शाम को जब मुझे होश आया तो मैं आईसीयू में था, तो सब मुझे बधाइयाँ दे रहे थे कि बहुत अच्छा हुआ कि तुम्हारी वजह से 185 लोग बचे। और उस रूम से एक रक्षक बैग मार्कोस को मिला, रिकवर किया, जिसमें करीब 500 के फुट उनके राउंड थे, 16 हैंड ग्रेनेड थे, उनके ड्राई फ्रूट्स थे। वो उधर ही उसको छोड़कर किचन के रास्ते से ओल्ड हेरिटेज विंग में चले गए। एक टैप मेरे हाथों उसमें मारा गया था, जिसको गोली लगी थी, वो इंजर्ड हो गया था, उसको लेकर अपने साथ ही चले गए ओल्ड हेरिटेज विंग में। तो ये 26/11 का बहुत बड़ा पार्ट था। कितने थे टोटल टाइम? कितने? 4 टैप थे ताज के अंदर। ओके, एंड ये फिर एनएसजी ने क्या किया फिर इसमें? एनएसजी बताएगी उसके बारे में। तो नहीं थे तो आप भी ना उसके पार्ट। मैं एनएसजी का पार्ट रहा ही नहीं। एनएसजी का पार्ट आप नहीं थे, आई नो, बट आपने 26/11 का ये पूरा ऑपरेशन के पार्ट थे ना आप। तो फिर जैसे बताते हैं कि एनएसजी ने आके क्या किया, फिर एनएसजी कब आई थी? एनएसजी तो सुबह 8:30 बजे आई थी जी। तब तक तो सारे गेस्ट वगैरह जो भी थे वो सारे के सारे, मार्कोस ने पूरा होटल को खाली करवाया था। ओके, पूरा ताज खाली हो चुका था? पूरा ताज खाली हो चुका था। जो गेस्ट थे जो लॉक लगाकर अपने अपने रूम में थे, वही एनएसजी ने पूरा निकाले और पूरा और टेस्ट फिर बाद में एनएसजी के द्वारा ही मारे गए वहाँ पर। ओके, जिसमें मेजर उन्नीकृष्ण शहीद हुए। तो अगर आप जैसे बोल रहे हो कि पूरा खाली हो गया था, सिर्फ लॉक्ड वो थे, तो किसको पकड़ के बैठे थे फिर? ने तो किसी को नहीं पकड़ा उसके बाद, तो वो खुद को बचाते हुए घूम रहे थे। खुद को बचाते हुए घूम रहे थे? ओके, खुद को बचा रहे थे। फिर उसके बाद उन्होंने किसी को नहीं मारा, क्योंकि ओल्ड हेरिटेज विंग खाली हो चुका था।
जो न्यू टावर था उसमें से जितने भी गेस्ट फंसे हुए थे, जो हॉस्टेज सिचुएशन बनने जा रही थी, वो निकल गए, सारे के सारे गेस्ट निकाल दिए। तो किसको हॉस्टेज बनाएंगे? किसी को नहीं। एक टाइम को गोली लग चुकी है जो कि इंजर्ड है, तो उसको साथ में लेके घूम रहे, फर्स्ट एड दे नहीं सकते, कुछ है नहीं, वो तो उसका मरना तय है, वो मरा अगले दिन। एनएसजी का पार्ट एनएसजी ही बताएगी, मैं कैसे एनएसजी के पार्ट को बता सकता हूँ? नहीं, बट जैसे आप कैमरा जब हम बात कर रहे थे, तो जैसे आपने बोला कि 3 बंदे जल गए थे, एक को आपने गोली मार दी थी एंड एक पकड़ा गया, तो 5 आप जैसे बता रहे थे। और एनएसजी तो वो वाला मेरे को जानना है। मुझे जो चीज़ों का पता चला बाद में कुछ लोगों के द्वारा, तो ये था कि एक तरह का आर्मी ऑपरेशन टाइप का फिर हुआ वो। ओके। क्योंकि जिसमें एजीएल वगैरह यूज़ हुए, एमएमजीज यूज़ हुई, क्योंकि एक बंदा शहीद हो गया तो फिर उन्होंने प्रिकॉशंस लेने शुरू किए ज़्यादा, तो इसमें उनको ज़्यादा देर लगी, ऐसा मुझे जो पता चला मुझे। तो ये इन्फॉर्मेशन आपकी कितनी सही है कि जो आप कह रहे थे कि 3 बंदे जल के मरे, 3 टेररिस्ट जल के मरे थे, तो उनको मार ही नहीं पा रहे थे ना किसी तरह से, तो जल के खुद मर गए? आरएल फायर किया था, रॉकेट लॉन्चर फायर किया था उससे वहाँ पर आग लगी, उसके बाद वहाँ पर जल के मरे। मैं सिर्फ इतना क्लियर करना चाहती हूँ कि टोटल ताज के अंदर कितने थे? 4 थे। 4 थे। एक तो खसाब तो जा चुका था, पकड़ा। 4 थे, जिसमें से एक को आपने मार दिया, 3 को जब उन्होंने लॉन्च किया तो वो जल के मर गए। जैसा मुझे सूचना मिली है। तो फिर मेजर उन्नी कृष्णन ने किसको मारा? क्योंकि वो तो जल के मरे हैं। तो जो मूवी जैसे हमें दिखाई गई है, जैसे बताया जाता है, बिकॉज मेरे हस्बैंड एनएसजी में सर्व करके अभी गए हैं, तो मुझे बहुत कुछ किताब है एक डिसीज करके, आप उस चीज को पढ़िए तो उसमें आपको मिलेगा कि उसमें, मैंने तो एक अखबार में पढ़ा था कि जो मेजर उन्नी कृष्णन का वेपन था और उनकी जो पूरी वेपन थे, वेपन के साथ साथ में पिस्टल भी थी, MP5 थी, उनके जो भी आर्म गोलियां थी, वो सारी की सारी 10 घंटे तक उसी से फायरिंग की। अच्छा, तो ये अखबार में मैंने पढ़ा। कौन सा अखबार था वो, आप नाम बता सकते हैं? हाँ, मिल जाएगा आपको, ढूंढिए, मिल जाएंगे आपको। नहीं, आपने, इसलिए मैं पूछ रही हूँ ना। आप ढूंढिएगा, देखिए यहाँ पे कंट्रोवर्सी नहीं है, ये लिखा हुआ है, न्यूज़पेपर में सारा है। ओके। कि 10 घंटे तक टैब ने उन्हीं के वेपन से फायरिंग की, और एनएसजी का पूरा मूवमेंट, उनके जो कम्युनिकेशन सेट था उससे पता चल रहा था उनको, क्योंकि कम्युनिकेशन सेट वहीं पर था मेजर उन्नी कृष्ण के पास। तो यानी कि उसके अकॉर्डिंग ये है कि मेजर उन्नी कृष्ण मर गए थे और उन्होंने उनका वेपन और सब कुछ लेके वो उसको यूज कर रहे थे, जैसा मैंने अखबार में पढ़ा। आपको चाहिए तो मिल जाएगा, अखबार में ढूंढिए, आप, मिल जाएगा। ओके। कहीं ऐसी चीज थोड़ी छुपी हुई है चीज, मैं इसमें झूठ थोड़ी। तो अगर ऐसा हो गया था तो फिर तो यानी कि मतलब बेसिकली अगर देखा, इसलिए तो मैंने बोला ना कि हाँ जी, इसलिए अगर देखा जाए तो मार्कोस ने सारा खाली करा दिया था। एग्जैक्टली यही है। एनएसजी ने फिर आई डोंट नो, मुझे समझ नहीं आ रहा है। होटल को खाली कराने के लिए एनएसजी ने काम किया, होटल के हर एक रूम को उन्होंने चेक। अच्छा, जो लॉक थे वो तो आप गए अकॉर्डिंग लॉक थे। उनकी डॉग स्क्वाड टीम लगी, उस होटल को सिक्योर एंड सेफ होटल वालों को दिया, ये एनएसजी ने किया, सेफ एंड सिक्योर दिया, जिसके अंदर कोई टेररिस्ट नहीं था। जो भी जितने भी उन्होंने ग्रेनेड फेंके थे, हमारे द्वारा फेंके गए थे, उनके द्वारा फेंके गए थे, वो डॉग स्क्वाड ने पूरे क्लियर करवाए, डॉग स्क्वाड लगा के पूरे क्लियर किए। तो एनएसजी का अलग से रोल रहा है, लेकिन टेरिटोरियल मैं नहीं कह सकता, उसमें नहीं है। उनका काम था जो किया उन्होंने। हाँ, मैं जहाँ तक मैंने पढ़ा है वो यही है। ओके, कि वो तीनों जल के ही वैसे ही मरे हैं। आप देखोगे तो पता चलेगा। हाँ, वो रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं, आप पढ़िए रिपोर्ट्स को। ओके, बिकॉज मैं भी थोड़ा आपसे क्लियर इसीलिए करना चाह रही थी क्योंकि ऑब्वियसली जनता जानना चाहती है। मैंने पढ़ा है वही, जैसे मैं भी पहली बार ही आपसे ही सुना है, मैंने अभी तक नहीं सुना था कि वो, जैसे आप बोल रहे हो कि 181 जो जितने भी बंदे थे आपने रिहा करवा दिए थे, MP, अडानी, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज, सब लोग मार्कोस ने करवा दिए थे। एंड भी 3 तो जल के मर गए थे, एक आपने मार दिया था। तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन उठ रहा है कि एनएसजी जो 51 है, उन्होंने क्या किया? कोई क्वेश्चन ही नहीं है ना, मैं तो कभी क्वेश्चन ही नहीं करता। हाँ जी, बट आप बता रहे कि न्यूज़पेपर में, मैं बता रहा हूँ, न्यूज़पेपर में ऐसा था 10 घंटे तक उन्होंने उनके वेपन से फायरिंग की। फायरिंग तो अंदर तो फायरिंग चल रही थी क्योंकि सब कुछ लाइव था।
मैंने खुद लाइव देखा है ये। जी, तो आपने अंदर जाकर गन तो नहीं देखी ना? लेकिन ये तो उसने मीडिया वाले ने भी नहीं देखी होगी जिसने छाप दिया पेपर में। बताया गया ना किसी के द्वारा उनको, तो क्या पता क्या इन्फॉर्मेशन है। वेपन मिला ही नहीं ना उनका, तभी तो आया है ना। आप मेरे साथ में क्यों? नहीं आर्गुमेंट नहीं है ये। आर्ग्यूमेंट नहीं है, बट ये आप टॉपिक पूछिए ना जाकर एनएसजी से कि उन्नी कृष्ण का वेपन उन्नी कृष्ण के साथ में था क्या, मेजर साहब के साथ में? मैं कौन होता हूँ क्वेश्चन करने वाला किसी से? आई एम नोबडी। जी जैसा मैंने पढ़ा आपको चाहिए तो मैं भी अभी न्यूज़पेपर का कुछ होगा तो मिल जाएगा, दिखा दूंगा मैं आपको। मैंने तो कोई क्वेश्चन उठाया ही नहीं। दूसरा, एनएसजी के बारे में एनएसजी को पता होगा, किसने किसको मारा है वो बंदा सामने आए। गोली तो चलाने वाले हैं ना, कोई तो रिप्रेजेंटर होगा, किसी के तो गन से गोली निकली होगी, लगी होगी, कोई तो क्लेम करता है। There should be someone who can claim this कि भैया मेरी गोली से मरा है। पिछले 16 साल में 16-17 साल हो गए। नहीं, मैं आपको भी एक बार बताती हूँ। मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। मैं एनएसजी को रिप्रेजेंट नहीं करता ना, एक बात सुनिए ना, मैं मार्कोस को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मैं नेवी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, मैं मार्कोस को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, मैं एनएसजी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। मैं यहाँ पे अपने काम को रिप्रेजेंट करने आया। मुझे यहाँ पर मार्कोस से, क्योंकि मैं मार्कोस का मैं जानती हूँ रिप्रेजेंटेटिव हूँ ही नहीं किसी भी। मैं बात सिर्फ ये कह रही हूँ क्योंकि उस टाइम पे मैं पढ़ ही रही थी, तो हम लोग घर पे बैठ के वो देख रहे थे कि इतना चल। टीवी पे आज बायस्ड मीडिया है। छठी क्लास की 6 क्लास की एनएस जो एनसीईआरटी है, उस किताब में वो पढ़िए आप, उसमें सीधा सीधा लिखा हुआ है कि इंडिया में मीडिया बायस्ड है। सीधा लिखा हुआ है, मैं थोड़ी कह रहा हूँ। पढ़िए उस किताब को, क्योंकि मीडिया ये मीडिया हाउसेज है और ये ब्यूरो किसके द्वारा चलती है? पूरे बिजनेसमैन सारे के सारे। अब मुझे क्या पता कि आपको क्या दिखाया जा रहा है? मुझे नहीं पता ना, उनको द्वारा किसको बताया जा रहा है मुझे नहीं पता। कोई भी न्यूज़ कितनी ऑथेंटिक है किसी का नहीं पता, कितनी ऑथेंटिक है नहीं पता किसी को। बट वो तो लाइव था ना। कहाँ से लाइव था? अंदर थोड़ी लाइव है, बाहर से लाइव है। सारे चैनल्स पे सेम ही चीज चल रही थी। हम एक मेरी बात सुनिए आप, अंदर तो कोई नहीं था ना, बाहर से लाइव है ना। बाहर से कहाँ से लाइव होगा? बाहर से कैसे लाइव कर सकते हो? रूम के अंदर क्या हो रहा है किसको पता है? क्या मेरे साथ में कैमरा वाला था क्या? कोई नहीं था, तो सब बाहर थे, होटल के बाहर थे सब। होटल के अंदर कोई नहीं था। फायरिंग होटल के अंदर चल रही है और वो कौन चला रहा है ये नहीं पता। वो तो मीडिया चैनल से पूछिए आप कौन चला रहा है। अरे ये आवाज से बता देगा कि ये टेररिस्ट को गोली चली, क्या कोई आवाज से बता देगा कि ये MP5 की गोली चली? कौन बताएगा? ओनली द पर्सन हु आर इन्वॉल्व देयर हु कैन। जिसने AK-47 चलाई है उसके साउंड को पहचानता है, जिसने MP5 चलाई उसके साउंड को पहचानता है, तभी तो बता पाएगा। बाहर खड़े होकर थोड़ी बताओगे आप कि अभी MP5 चली, अभी ये चली, नहीं बता सकते ना। तो जैसे टोटल 10 हमने जैसे सुने हैं। पहली बात तो मैं क्लियर हो गया ना कि मैं यहाँ पे मार्कोस को रिप्रेजेंट नहीं। आई नो, मैं भी कोई एनर्जी को रिप्रेजेंट नहीं कर रही हूँ। मेरे हस्बैंड आर्मी में, एनर्जी एक वो है, एक पार्ट है। हाँ सिर्फ है, लेकिन मैं सिर्फ देखिए मैं यहाँ पे बैठी हूँ तो मैं कोई एक वो नहीं बन के। मैं समझ गया आपके बात। मेरा क्वेश्चन वैसे है कि अगर जैसे ये है, इसके दिमाग में ये आ रहा होगा। हम उस टाइम पे मैं भी 10+1 में थी, तो उस टाइम पे हमारे दिमाग में यही है। जब हमने मेजर वो उन्नी कृष्ण मूवी देखी तो हमें लगा कि यस, वो सच नहीं होता हर चीज। तो वही तो जानना है। वहां पर क्या लिखा हुआ, आप डिस्क्लेमर को पढ़िए। आप डिस्क्लेमर आपको पढ़ना होगा पहले। डिस्क्लेमर में क्या लिखा रहता है? ये बेस्ड ऑन ट्रू इंसिडेंट, बेस्ड है। और मूवी हमेशा एंटरटेनमेंट के लिए बनाई जाती है, ना कि वहां पे रियलिटी होती है। ऐसे तो जोधा अकबर आई थी, जोधा अकबर की वाइफ थी ही नहीं। मैं इसलिए पूछ रही हूँ मेरी बात समझ रहे हैं? हाँ। तो जोधा जो थी अकबर की वाइफ थी ही नहीं। वो दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक। मैं वही बता रहा हूँ आपसे कि अगर आप मूवीज को इतिहास नहीं बना सकते, और इतिहास की मूवी कभी बनती रही है। बट कर्नल जोशी हमारे उसमें आए थे, अक्षरधाम जैसे अटैक हुआ था। सिर्फ मैं वैसे बता रही हूँ, आप इससे वो कोई रिलेट नहीं होगा आपको। अक्षरधाम में जब अटैक हुआ था, एनएसजी अटैक, तो कर्नल जोशी आए थे जो उस टाइम पे उस ऑपरेशन में थे, उसको लीड कर रहे थे। तो जब मैंने उनसे बात की तो उन पे एक मूवी बनी थी, मूवी नहीं वेब सीरीज बनी थी, हाँ, स्टेट ऑफ चेंज। तो वो बनी, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा ये आप पर बनी थी, अक्षय खन्ना ने आपका रोल प्ले किया था? तो उन्होंने कहा हाँ। मैंने कहा क्या उसमें जो दिखाया गया है वो बिल्कुल सच है?
तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मतलब एक एक चीज़ बिल्कुल सही दिखाई गई है, बस थोड़ा सा ये है कि मेरे रोल को ऐसे किया गया है, वो डबल प्ले किया गया है। तो कई बार ये लगता है हमें कि शायद जो जैसे, क्योंकि अगर हम लोग ऐसी मूवीज़ देख रहे हैं स्पेशली जो शहीद हो चुके हैं, जैसे हम विक्रम बत्रा की मूवी देखेंगे या हम जैसे मेजर उन्नी कृष्णन की देखी, तो हम लोग को यही आता है ना कि ऑब्वियसली चलो थोड़ा सा रोमांस आपने ज़्यादा डाल दिया है, एंटरटेनमेंट कर दिया है, बट जो वॉर वाला पार्ट है जहाँ शहीद हो रहे हैं, जहाँ लड़ाई हो रही है, उसमें तो नहीं मिलावट हो सकती है। वो वाला हम एंगल वही लेके चलते जाने हैं। जी जिसने उन्होंने कॉपीराइट दिए हैं, जी जी जी। और जिन लोगों ने उसको बनाया है, जिस व्यक्ति ने कहानी लिखी है, कहानी उनके माँ बाप ने नहीं लिखी, कहानी वो किसी किताब से नहीं ली गई, वहाँ पर ये नहीं लिखा हुआ कि ये इस किताब के ऊपर बेस्ड है, नहीं लिखा हुआ ना, तो लिख दिया कि ट्रू इंसिडेंट के ऊपर बेस्ड है, कॉपीराइट उनके माँ बाप ने दिया उनको। अब वो कितना सच है कितना नहीं है तो वही जानते हैं। दूसरी बात, मैं किसी भी ऐसी चीज़ के ऊपर विश्वास करता ही नहीं, मैं नहीं करता, मैं तो बारीकियाँ ढूंढता हूँ हर चीज़ की, चाहे वो कर्नल जोशी हो या कोई भी हो, जर्नल हो, कोई भी हो, मैं हर एक जगह पर मैं बारीकियों पे काम करता हूँ, बहुत बारीक जाता हूँ, मैं हर चीज़ पे फिर रिसर्च करता हूँ, ये मूवमेंट ऐसे हुआ तो ऐसे क्यों नहीं हुआ, ये मूवमेंट मैन मूवमेंट ही है आपके, तो वही तो हम भी तो वही सोचते हैं ना, ऐसे नहीं हो सकता। अब जैसे आप बता रहे हो तो हमारे भी वैसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं बारीकी से कि ऐसा हुआ तो अंदर आग किसने किया, लड़ाई किसने लड़ी। मैं किसी के पार्ट को यहाँ पे प्ले नहीं कर सकता। जैसे टोटल 10 थे, एक तो कसाब था जो पकड़ा जा चुका था, तो 4 इसमें थे ताज में, तो बाकी 5 वो इसमें ट्राइडेंट और कहाँ का मतलब और कहीं थे कि कैसे क्या था। मैं आपको पूरा समझा देता हूँ कहाँ कहाँ थे। जी। पहले 2 लोग आए, 2 ताज में पहले आए, पहले 2 ने एंट्री की, फिर 2 लोग जो लीवपोल्ड में थे जिन्होंने वहां पे फायरिंग की, वो फिर वहां पर फायरिंग करके फिर ताज में उन्होंने एंट्री की, 4 हो गए। 2 लोग जो थे वो सीधा गए छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, 2 लोग थे, कसाब था और उसका दोस्त, उन्होंने वहां पे फायरिंग की, कितने हो गए 8 4 6 सॉरी 6, हाँ। 2 लोग ट्राइडेंट में गए, ओके, कितने हो गए 8। 2 लोग नरीमन हाउस में गए जहाँ पे जूस फैमिली थी, जहाँ पे हवलदार गजेंद्र शहीद हुए, 2 लोग वहाँ पे, 2 टेररिस्ट वहाँ पर थे, तो 10 हो गए। और यही जो कसाब और उसका दोस्त था, वो लोग जो छत्रपति शिवाजी टर्मिनल पे फायरिंग करके फिर वो कामा हॉस्पिटल तक गए, कामा हॉस्पिटल में जाकर उन्होंने फायरिंग की, वहाँ से निकले तो जो हमारे जो बड़े पुलिस के अधिकारी थे उनकी गाड़ी वहाँ पर आ रही थी, वो छिप के उन्होंने उनके ऊपर फायरिंग की, तो जिनमें कि जो पुलिस के बड़े अधिकारी थे वो शहीद हो गए, उनकी डेड बॉडीज जो थी उनको बाहर फेंका और उस गाड़ी को खुद ड्राइव किया, जिसमें एक पुलिस वाला पीछे इंजर्ड था जो पड़ा रहा, उसको ड्राइव करके फिर ये आगे गिरगांव चौपाटी की तरफ गए। वहाँ पे उससे पहले उन्होंने एक और स्कॉडा गाड़ी को रोका, क्योंकि पुलिस की गाड़ी थी इनके पास में, गाड़ी को चेंज किया उन्होंने, स्कॉडा में आए, स्कॉडा लेकर फिर ये नरीमन जो चौपाटी है, गिरगांव चौपाटी की तरफ गए। गिरगांव चौपाटी पर इन्होंने पुलिस वाले थे, पुलिस वालों ने उनको वहाँ पर घेर लिया, क्योंकि बैरिकेडिंग कर दी गई वहाँ पर, उनको पता चल गया कि यहाँ पर ऐसे ऐसे है, तो बैरिकेडिंग कर दी गई आगे रोड पर, तो वो निकल ही नहीं पाए वहाँ से। तो एक जो था पुलिस की पिटाई से कुछ उससे वो मारा गया, दूसरा कसाब था जिसका नाम सब जानते हैं, उसको जिंदा पकड़ा वहाँ पे। 2 लोग जो थे जो ट्राइडेंट में थे, उस पूरे ट्राइडेंट को ही ब्लास्ट करना पड़ा, अंदर कोई गया नहीं, एनएसजी से अंदर नहीं गए ना, तो पूरे के पूरे जो बिल्डिंग थी, बिल्डिंग को ही चार्ज लगा के ब्लास्ट किया गया, जिनमें कि 2 मारे गए। ये टोटल 8 थे और 8 और 2 10 हो गए। तो जैसे आपने एक लाइन यहाँ पे बोली कि इसमें एनएसजी नहीं गए, हाँ, ट्राइडेंट में अंदर कहाँ घुसे थे, मार्कोस भी तो नहीं गए। हमें तो पता ही नहीं था, हमें नहीं पता था उसका, नरीमन हाउस का नहीं पता था। नरीमन हाउस तो अगले दिन एक्सपोज हुआ ज़्यादा, हमारे पास टीम ही नहीं थी इतनी कि हम लोग उधर उधर करें, उतने थे ही नहीं, स्ट्रेंथ ही नहीं थी। जो एनएसजी वहाँ पे लेट पहुंची, तो इसका आपको क्या लगता है? मुझे किसी का कुछ नहीं लगा। ओके, बिकॉज ये बहुत टॉपिक उठा था कि लेट आई थी, मैं इसलिए आपसे पूछ रही हूँ,
अगर आप कुछ कहना चाहो इस बारे में। मैं किसी के लिए कुछ कहना ही नहीं चाहता। मैं हमेशा अपनी बात करता हूँ। तो जैसे आप हॉस्पिटल में एडमिट थे, तो जैसे मैंने आपके सुने हैं, आपने कहा कि कोई मिलने नहीं आया था, वो वाला मुझे थोड़ा सा बताएंगे कि क्या हुआ था जब आप एडमिट थे, क्या कैसे, मतलब आप, मैंने सुना है आपके इंटरव्यूज में और उसमें कि वैसा सम्मान नहीं मिला जैसा होना चाहिए था, कि क्या मतलब थोड़ा सा क्लियर करिए ये। इट्स नॉट अबाउट द सम्मान एंड ऑल, इट्स ऑल अबाउट द सपोर्ट। ओके। कि जब कोई व्यक्ति देश के लिए कार्य कर दे तो उसको, जो गोली लग चुका है, उसको सब कुछ उसका खत्म हो चुका है, उसका करियर सब बर्बाद हो गया, उसकी बॉडी जो है वो डिसेबल हो चुकी है, वो पहले जैसा तो रहा नहीं ना, वो पहले जैसा एक्टिव तो रह नहीं सकता। जब मैं हॉस्पिटल में था तो मेरे भाई आ गए थे, तो मेरे साथ मेरे भाई ही रहे। यूनिट से कोई भी व्यक्ति नहीं था जो मेरे साथ में था वहाँ पर, मेरा हाथ पकड़ने के लिए कोई भी नहीं था। दूसरी बात है कि वैसे होते हैं, मतलब वैसे होते हैं जब ऐसा, मुझे नहीं पता किसी का। आप अगर आप देखिए एक चीज मैंने बोला ना मैडम जी, देखिए आप बात को ना नहीं मैं आपको, मैं पहले ही बोला हूँ मैं आपको। जैसे मानिए अगर मैं एक आप मेरे सुनते ही नहीं हो। मैं सुन चुका हूँ, मुझे पता है डिफेंस। माने मैं एक बात पूछ रही हूँ कि अगर जैसे एक चीज, ये बात अगर मैं कहूंगी, तो जैसे मानिए मैं एडमिट हूँ और मेरे पास कोई नहीं है, लेकिन और कोई एडमिट होता है और उसके पास होते हैं, या फिर आपने पहले, आपको पता है कि होते हैं लेकिन हुआ नहीं, तो ये पूछ रही हूँ, ये मेरा क्वेश्चन है कि क्या होते हैं, सिर्फ आपके साथ नहीं हुए या होते ही नहीं है? मार्कोस में गोली कितने लोगों को लगती है? ओके। एनएसजी वाले वहां पर एडमिट थे, उनके साथ में थे उनके बड्डी, उनके साथ में थे, मैं अकेला था। एनएसजी के जो मेरे साथ में एडमिट थे अश्वनी में, उनके साथ में थे, मेरे साथ कोई नहीं था, मैं अकेला था। मैं यहाँ पर कह सकता हूँ किस यूनिट का क्या रोल है इसके बारे में मुझे नहीं पता, बट एक सीओ यूनिट का बाप होता है। अगर उस यूनिट के किसी व्यक्ति को गोली लगी हो और इतना सीवियर इंजर्ड हो कि 2-3 दिन में वो जस्ट जाने वाला है, डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया कि मुश्किल से 2 से 3 दिन का मेहमान है ये, तो मैं तो वहाँ पे अकेला ही हूँ ना। तो मेरे से तो कोई मिलने नहीं आया, मेरा बड्डी मिलने मुझसे नहीं आया कभी हॉस्पिटल में जो मेरे साथ में था, मेरा सीओ मुझसे मिलने कभी नहीं आया जब मैं हॉस्पिटल में रहा। तो मैं क्या सोचूं किसी के बारे में? सोचना ही नहीं है कुछ, मुझे मेरा काम करना है। और जैसे टीम कमांडर होते हैं, जैसे आर्मी में ओसी होते हैं, ये कोई भी नहीं, ये भी नहीं, इन्होंने भी फोन कुछ नहीं, फोन वगैरह किसी के नहीं कुछ। मैं सीएनसी एक बार मुझसे मिलने आए थे। वो कौन होते हैं? जो चीफ इन कमांड है हमारे, वो मुझसे मिलने आए थे, मुझसे पूछा बहुत, जो भी उनको पूछना था उन्होंने पूछा, सांत्वना दी और चले गए। ओके। मैन सीएनसी नहीं है ना, मैन है सीओ, जो आपके डायरेक्ट आपके बाप की भूमिका अदा करता है, क्योंकि वो आपकी चीजों को जानता है, पूरे सारे रिकॉर्ड्स वगैरह सब आपके उसी के पास में होते हैं। तो वो चीज होती है, दिल को बुरा लगता है उस समय पर, लेकिन अब नहीं लगता बिल्कुल भी कुछ। नियति थी, सब नियति है, ऐसा ही होना था, ऐसा ही हुआ। सबकी अपनी अपनी प्रायोरिटीज हैं, जो मैं आज समझा हूँ, उससे वहाँ पे समझा, जो मैं आज ये कहूँगा कि सबकी अपनी अपनी प्रायोरिटीज हैं। तो मैं उस प्रायोरिटी लिस्ट में हूँ ही नहीं, तो मेरे पास क्यों आएगा कोई? टीम कमांडर की प्रायोरिटी लिस्ट में मैं नहीं हूँ, तो मेरे पास क्यों आएगा? यूनिट की प्रायोरिटी लिस्ट में मैं नहीं हूँ, तो क्यों आएगा कोई? बट ये बड़ा शॉकिंग है, मतलब ऑब्वियसली, क्योंकि आपने लड़ाई लड़ी है, एक टैटू मारा है, गोली खाई हुई है, ये होता है कि जो ऊपर तो ये आंसर तो वही दे, क्योंकि मैं इस फेटर्निटी से जुड़ी हुई हूँ। मेरे नाना आर्मी में थे, फादर आर्मी में थे, मतलब मेरा अगर देखा है सराउंडिंग में पूरी डिफेंस है, तो मैंने वो लेवल भी देखी है कि कोई ये ना कहे कि आप तो सिर्फ ऑफिसर वाइफ है। नहीं, मैंने वो भी देखा है जब मेरे फादर जवान थे, मैंने वो टाइम भी देखा है। तो हर चीज़ ये देखिए कि पूछते हैं, बट ये मैं पहली बार, मतलब ये बड़ा शॉकिंग हुआ है कि कोई पूछने ही नहीं आया। और मैं आपको शॉकिंग न्यूज़ देता हूँ। जी, मैं डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर से हूँ, जिस बुलंदशहर से परमवीर चक्र योगेंद्र यादव जी हैं। 16 साल हो गए वहाँ पे जो बोर्ड है, जिस बोर्ड में मेरे मामा का भी नाम है, जिनको सेना मेडल मिला था, मेरे मामा भी सेना मेडल हैं, जो भी जाट रेजिमेंट में थे, उसमें मेरे मामा का भी नाम है, परमवीर चक्र योगेंद्र सिंह का भी नाम है। 2009 में मुझे शौर्य चक्र मिला है। आज बोर्ड के अंदर मेरा नाम नहीं है,
डिस्ट्रिक्ट सोल्जर बोर्ड की बता रहा हूँ मैं। अब और क्या शॉकिंग है आपके लिए, और पूछना कुछ? ये तो मैं आपको वीडियो दिखा सकता हूँ, मेरे पास प्रूफ है। तो इसका जिम्मेवार कौन है? मुझे नहीं पता, आई डोंट केयर, आई केयर माई सेल्फ। मैं मेरी केयर करना जानता हूँ, मैं दूसरों को ड्यूटी नहीं सिखाना चाहता। आई एम नॉट हेयर टू चेंज एनी वन, आई एम हेयर टू चेंज माई सेल्फ। आई कांट चेंज एनी वन, आई कांट force anyone to change, but I can force myself to change. Cool, calm, enjoy your life, do your work, do your karma. That's the best way to satisfy yourself. मैं दूसरे की जिम्मेदारी सर पे लेकर क्यों घूमूं? क्या आप भी अपनी पास्ट लाइफ जानना चाहते हैं? क्या आप भी जानना चाहते हैं कि क्या कर्म करके आए थे जिसकी वजह से ऐसी जिंदगी मिली है, अच्छी या बुरी? क्या आप भी अपने फ्यूचर को जानना चाहते हैं? आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है, बहुत टाइम से किसी कंपेटिटिव एग्जाम की मेहनत कर रहे हैं बट उसमें सक्सेस नहीं मिल रही है, उसमें आपको जो अचीव करना चाहते हैं वो नहीं मिल रहे हैं। कोई बिजनेस आपने खोला था लेकिन वो बिजनेस वैसे का वैसा ठप हो गया है, शादी नहीं चल रही है, सोलमेट कौन है, कभी आया भी था लाइफ में या आना है? इन सारे सवालों के जवाब आपको आकाशिक रीडिंग में मिलेंगे। यस, मैं बात कर रही हूँ आकाशिक रीडिंग की। आकाशिक रीडिंग में बेसिकली होता क्या है? आकाशिक रीडिंग में आपकी सोल की जर्नी का पता चलता है, आपकी आत्मा क्या कर्म करके आई थी जिसके बेसिस पे आपका फ्यूचर पता चलता है कि आपको क्या करना चाहिए, कौन सा बिजनेस आपके लिए सबसे बेस्ट है, कौन से बिजनेस में आपको तरक्की मिलेगी, आपका सोलमेट कौन है, कैसे पहचाने उसे, वो कैसा दिखता होगा। तो जब भी वो आपकी लाइफ में आए उसे जाने नहीं देना है, उसी से शादी करिए। किसी गलत इंसान से शादी करके जिंदगी भर मत पछताइएगा। अगर आप अपने किसी लव्ड वन से जो इस दुनिया में नहीं है, आप जानना चाहते हैं कि उनकी डेथ क्यों हुई, क्या उनकी कोई इच्छा थी, वो मुक्त हैं भी या नहीं भी, इन सारे सवालों का जवाब आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे पास मिल सकता है। बहुत वास्ट एक्सपीरियंस के साथ मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर ममता, जिसने आकाशिक रीडिंग को एक नई पहचान दी है, हर एक इंसान तक पहुंचाया है। तो अगर आपको भी अपना अपॉइंटमेंट चाहिए, आपको भी बुकिंग करनी है, तो आपको नीचे वेबसाइट दिख रही होगी, नंबर्स दिख रहे होंगे, आप कॉल कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। इसमें बच्चों की भी रीडिंग हो सकती है, बच्चों की भी रीडिंग की जाती है। अगर आपका बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, ऑटिज्म से सर्वाइव कर रहा है या क्यों है ऐसा वो बच्चा, क्या किस्मत की आपने क्या ऐसे दान पुण्य किए थे जिसकी वजह से आप इतने सौभाग्यवती हैं, जो भी आपके सवाल हैं वो उन सब सवालों के जवाब आपको आकाशिक रीडिंग में मिलेंगे। जय माता दी। तो फिर आपको शौर्य चक्र का मतलब कब हुआ, ये कैसे हुआ? 26 जनवरी 2009 को शौर्य चक्र अनाउंस हुआ था मुझे, तो मैं घर पे ही था। मेरे घर पे एक फोन कॉल भी नहीं आया कि आपको शौर्य चक्र मिला है। ये भी शॉकिंग ही है। पर भेजा तो मतलब ये जैसे होता है ये तो यूनिट से ही भेजा गया होगा ना? नहीं पता उसका, यूनिट में साइटेशन नहीं है, क्योंकि जब भी किसी को ये नाम भेजा जाता है ये तो यूनिट से ही भेजा जाता है। यूनिट में कोई साइटेशन है नहीं मेरा। ओके, तो पर नाम भी तो आपका गया? मुझे नहीं पता कैसे गया है, मुझे नहीं पता, मुझसे नहीं पूछा गया। ओके, जो है मैं वो बता रहा हूँ आपको। नहीं, जैसे आपने योगेंद्र यादव का जैसे आपने जिक्र किया, जब मेरी उनसे हम उनका पॉडकास्ट कर चुके हैं, जब उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि मैं तो हॉस्पिटल में था और जब मुझे पता चला कि ओके, मुझे नहीं पता था कि किसने भेजा है, लेकिन उन्होंने ये कहा कि हाँ ये चीज़ क्लियर है कि यूनिट की तरफ से जाता है, मेरे सीईओ साहब ने भेजा है, मेरे ओसी साहब ने मेरा नाम किया है, तो यूनिट की तरफ से गया है, तब मुझे वो सम्मान मिला है। मैं कहूँ कि मेरी यूनिट से मेरा नाम ही नहीं गया तो वही तुम बताइए। मुझे फिर मैं वही बोलूँगा। लेकिन अगर आप वो कह रहे हैं तो कुछ हाँ तो बिल्कुल है, यही सच है, सत्यता यही है जी। मेरी यूनिट से मेरा साइटेशन नहीं गया, यही सत्य है। अब मुझे नहीं पता कहाँ से गया, कैसे गया, मैं तो सिक लीव पर हूँ, घर पे हूँ मैं, मुझे क्या पता किसी चीज का। दूसरे की जिम्मेदारी मैं अपने कंधों पर लेकर नहीं घूमूंगा। तो आपको आया कैसे, पता कैसे चला कि शौर्य चक्र मिल रहा है? मेरा एक दोस्त था जो ड्यूटी पर था जी, उसने मुझे फोन करके बताया कि तुझे शौर्य चक्र मिला है जी। यूनिट की तरफ से ऑफिशियली नहीं था वो जी, यूनिट की तरफ से ऑफिशियली फोन कौन करेगा कि आपको शौर्य चक्र मिला है? आप डिफेंस से हैं, डिफेंस बैकग्राउंड है, आप मुझे बताइए कि आपको कुछ चीज अवार्ड हुई तो पहला जो कॉल है आपके पास में ऑफिशियली कॉल किसको करना चाहिए? डिपेंड करता है कि ड्यूटी पर जो ऑफिशियल्स है या सीईओ है। अगर जैसे ऑफिसर है तो ऑब्वियसली वहाँ से वो होगा, सीईओ करेंगे। अगर जैसे नीचे हैं और जैसे कोई देख लेता है, जैसे अगर पोस्टिंग भी आती है तो जो क्लर्क जो वहाँ पे बैठे हुए हैं वो बताते हैं कि साहब आपकी यहाँ पोस्टिंग आ गई है। डिपेंड करता है। पोस्टिंग की बात नहीं कर, नहीं सम्मान की भी मैं अवार्ड की बात कर रहा हूँ और ये बहुत बड़ी चीज है। आपकी जेसीओ का कॉल आया होगा? नहीं, जेसीओ का भी नहीं आया? कोई कॉल नहीं आया मेरे पास में किसी का। ओके, किसी का भी कॉल नहीं आया मेरे पास में, किसी ने मुझे फोन करके नहीं बताया
कि आपको शौर्य चक्र मिला है, अवार्ड हुआ है। मेरा दोस्त था, वो ड्यूटी पर था, सिग्नल वही लेकर आया था, उसने वो सिग्नल पढ़ा और वो सिग्नल ऑफिसर्स ऑफ द डे को दिया जाता है, सीओ को जाता है। सेलर को अधिकार ही नहीं होता कि वो सिग्नल्स दे, सिग्नल पढ़े, सिग्नल के ऊपर कार्रवाई करे। वो अधिकारियों का काम होता है। अधिकारी ही फिर जेसीओ को ऑर्डर करते हैं कि ये काम ऐसे ऐसे होगा, ऐसे ऐसे होगा, या सीओ डायरेक्ट करता है कि ऐसे ऐसे होगा। तो मेरा दोस्त था, वो ड्यूटी पर था, वो सिग्नल लेकर आया था। उस व्यक्ति ने मुझे फ़ोन किया कि मैं तुझे बता रहा हूँ शौर्य चक्र मिला है तुझे, बट ये ऑफिशियली नहीं है मेरी तरफ से, तुझे उधर से ही फ़ोन आएगा। तो मेरे पास फ़ोन ही नहीं आया। मैंने फ़ोन किया 1:30 बजे। मुझे पता है कि 1:30 बजे बड़ा खाना होना है, 26 जनवरी है, बड़ा खाना होगा तो सारे के सारे एक साथ इकट्ठे होंगे। मैंने फ़ोन किया, अपने जो जेसीओ हैं उनको फ़ोन किया, तो उन्होंने कंफर्म किया, यस यस बड़ी यू अवॉर्डेड शौर्य चक्र और ये वो ऐसा वैसा जो था, उन्होंने बड़ी बड़ी बातें की। फिर जो हमारे डिपार्टमेंट के अफसर थे उन्होंने उनको फ़ोन दिया, उन्होंने कंफर्म किया। 2 लोगों से मेरी बात हुई, देन आई कंफर्म किया शौर्य चक्र मिला है। मैं उस बंदे की बात पे विश्वास नहीं कर सकता ना, वो तो ड्यूटी पर है। और जो पहले ही कह रहा कि मैं अनऑफिशियली हूँ, मैं ऑफिशियली, मुझे डायरेक्शन नहीं है तुझे बताने का, ये तो मैं सिग्नल लेकर आया तो बता रहा हूँ। तो इसमें किसकी कौन जिम्मेदार है मुझे नहीं पता, किसकी ड्यूटी बनती है मुझे नहीं पता। जिसकी बनती हो उसको करनी चाहिए, और जिसने नहीं किया तो मैं उसको जिम्मेदार भी नहीं ठहरा सकता। मैं किसी को जिम्मेदार क्यों ठहराने लगा किसी चीज के लिए? जिसकी जैसी मर्जी है वो वैसा जी रहा है, जिसकी जैसी मर्जी है वो वैसा कर रहा है। तो उसके बाद भी फिर जैसे आपको शौर्य चक्र, तो वापिस यूनिट गए या फिर कैसी जर्नी, उसके बाद कैसा मतलब माहौल था? तो वापस मैं हॉस्पिटल गया जी। उससे पहले मैं अपने सामान लेने के लिए, जो मेरे सामान थे, डिस्चार्ज हुआ था, मुझे सिक लीव मिली थी। जी जी। तो मुझे कोई लेने भी नहीं आया, सिक लीव मिली, मुझे कोई लेने नहीं आया, कोई एम्बुलेंस नहीं थी मेरे पास में। मैं बीएससी की बस में बैठा छाती पकड़ के, जिस व्यक्ति से चला नहीं जाता हो, बीएससी की बस में बैठा। एक मेरा मेडिकल असिस्टेंट मेरा दोस्त था, मैंने उसको बोला कि मुझे बस में बिठा देना, उसने मुझे बस में बिठाया बीएससी। मैं रीगल पे उतरा हूँ, बैठ कर मैंने रोड क्रॉस की है, रीगल का जो शेड है उसके नीचे बैठा। फिर वहाँ पर एक मूर्ति है, रीगल को क्रॉस करके आप नेवी डॉकयार्ड की तरफ जाओगे तो एक मूर्ति है बीच में, वहाँ बैठा। उस चौक का नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी चौक है। उस चौक पे एक मूर्ति लगी हुई है, उस मूर्ति को फिर मैंने देखा, ठीक से बैठा हुआ हूँ, थक गया था, पसीने आ गए थे, दम नहीं था कुछ भी, सब कुछ खत्म था जी। मैंने उस मूर्ति को देखा, जिस उस पे लिखा हुआ था जय जवान जय किसान। मूर्ति वो लाल बहादुर शास्त्री की, उस चौक का नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी चौक है। जो शब्द पढ़ा जय जवान जय किसान, मैं किसान का बेटा हूं और जवान हूं। चलना बस की नहीं था मेरे, छाती को ऐसे पकड़ा मैंने, फिर खड़ा हुआ, फिर रोड क्रॉस की। मैं ही जानता हूं कि मैं उस 1.5 किलोमीटर को मैंने कैसे कैसे पूरा किया। Nobody came to support me at that time. जस्ट 1 महीने इंसिडेंट को हुआ था उसको, और उसी मुंबई में मैं लाचार घूमा। जो कल मुंबई को बचा रहा था, आज वो खुद लाचार होकर घूम रहा है। बहुत बुरा लगा। वोट मेरे सामने से निकली, वोट को नहीं पकड़ पाया। जिस डिस्टेंस को मैं ऐसे हवा में उड़ा देता था, तक से पहुंच जाता था, आज मैं मजबूर था, नहीं चल पाया। मैं बहुत रोया वोट पर बैठ के।
बहुत हो गया, वो पूरा हिल गया मैं अंदर से कि मैं जिन लोगों के लिए मैं जान दे रहा हूं, उन लोगों को इतनी भी परवाह नहीं है उस बंदे की, इतनी भी। तब जाना कि क्या होता है। यूनिट में गया, सामान लिया, अगले दिन की और जो घटना है वो और भयंकर है। रिजर्वेशन नहीं था मेरा, वेटिंग लिस्ट थी राजधानी के अंदर, टीटी ने सीट देने से मना कर दिया। मेरे गांव के थे अंकल, वो नेवी में थे, वो मुझे ड्रॉप करने के लिए आए, यूनिट से कोई नहीं, वो मुझे आए ड्रॉप करने के लिए। हर कंपार्टमेंट में गए, पूछा कि भाई 26/11 वाला बंदा है जिसने तुम्हारे लिए खून बहाया है, वो वेटिंग लिस्ट है। टीटी से पूछा, मना कर दिया, सीट नहीं है। फिर बोला कि ठीक है, उनको बैठ कर जा सकते हैं, अगर किसी से आप एडजस्ट कर दो, पूछ लो। कोई नहीं आया, किसी ने सीट तक नहीं दी। फिर एक साउथ अफ्रीकन फैमिली थी जो इंडियन थी, जो कि ट्रेवल कर रही थी दिल्ली, मुंबई से और दिल्ली। उन्होंने बोला कि आप उसको लेकर आओ, हम अपनी सीट देंगे। उन्होंने मुझे सीट दी, किसी इंडियन ने सीट नहीं दी। डेड बॉडी के लिए हेलीकॉप्टर्स है, डेड बॉडी के लिए प्लेन है, लेकिन जो जिंदा है उसके लिए एक सीट भी नहीं है इस देश के अंदर। जिसने अपना सब कुछ बर्बाद कर लिया, मेरा करियर बर्बाद हुआ, मैं आज इस कान से सुन नहीं पाता, इस लंग से मैं ठीक से सांस नहीं ले पाता। आज भी मैं 42 किलोमीटर 3 घंटे और 44 मिनट में दौड़कर बैठा हुआ हूँ आपके सामने। अगर किसी में दम है, गोली खाकर छाती में गोली खाए और बराबर में खड़ा होकर दिखा दे कि तेवतिया मैं हूँ, कर सकता हूँ, दिखा दो एक भी आज। मैं देश का पहला सैनिक हूँ जिसने गोली खाकर डिसेबल होकर इस देश में मैराथन दौड़कर दिखाई। जज्बा है देशभक्ति का, दिखावटी नहीं है ये। और आज भी देश के लिए लड़ रहा हूं मैं अपने आप को वेटन कहलाना पसंद नहीं करता। क्यों? मैं आज भी देश के लिए काम कर रहा हूं, आज भी मैं सर्व कर रहा हूं। वेटन जो होंगे होंगे, आई एम नॉट वेटन, आई एम स्टिल सर्विंग माई नेशन एंड विल सर्व टिल माई लास्ट ब्रीथ। मुझे लोगों से कोई शिकायत नहीं है, कोई शिकवा नहीं है, लोग हैं ही ऐसे, बट मेरा देश, मेरी मिट्टी वो सर्वोपरि है और सर्वोपरि रहेगी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता सीओ आए ना आए, सीएनसी आए नहीं आए, एडमिरल आए नहीं आए, जनरल आए नहीं आए, सीडीएस आए नहीं आए, प्रधानमंत्री बुलाए नहीं बुलाए, मैं देश के लिए काम करता रहूंगा। कोई फर्क नहीं है, बिना किसी हिचक के, बिना किसी स्वार्थ के। यही मेरा प्रण है और यही प्रण रहेगा। कोई शिकायत नहीं है किसी से, जिसको जो करना है करे, कोई प्रॉब्लम नहीं। जिसको खड़ा होना है अगेंस्ट में खड़ा हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं देश के लिए काम करता हूँ, सैनिक हूँ और सैनिक ही रहूंगा। मुझे किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना मुझे किसी से कोई कंप्लेंट है और ना मैं कभी कंप्लेंट करूंगा। आज तक कोई कंप्लेंट नहीं की मैंने कहीं पर, नॉट ए सिंगल कंप्लेंट। मैंने अपना ट्रीटमेंट टाटा की तरफ से करवाया, बीइंग इन सर्विस। मैंने उनके हाथ जोड़े, मैं मर रहा हूं, मेरे इन्फेक्शन फैल रहे हैं, कोई नहीं आया। हॉस्पिटल में भी नहीं, हॉस्पिटल वालों ने मना कर दिया, मतलब ट्रीटमेंट ही नहीं था डिफेंस में इसका। इन्फेक्शन फैल गए थे बहुत ज्यादा। बाहर से, बॉम्बे हॉस्पिटल से मैंने 3 ऑपरेशन कराए अपनी एनुअल लीव लेकर। डिफेंस का एहसान नहीं लिया मैंने, नेवी का एहसान नहीं लिया, अपनी एनुअल लीव ली और एडमिट हुआ। पूरा का पूरा खर्चा ताज ट्रस्ट की तरफ से गया, मैंने कभी नहीं मांगा डिफेंस से कि मुझे मेरे ट्रीटमेंट है आप करवाइए। मुझे पता है प्रोसीजर्स क्या हैं आपके, मुझे पता है क्या है आपके लिमिटेशंस क्या है। एक बंदे को पनिश तो किया जा सकता है, एक बंदे को अवार्ड नहीं किया जाता है। एक बंदा किसी की जान बचाता है, उसको सेम टाइम अवार्ड किया जा सकता है क्या? कुछ नहीं। लेकिन कोई किसी को मारे तो सेम टाइम पनिशमेंट दी जा सकती है, उसको सेम टाइम जेल में बंद किया जाता है। अगर किसी की जान बचाए उसके लिए कुछ नहीं है। दो हफ्ते पहले मैंने मेट्रो में किसी की जान बचाई, मुझे सुकून है। मैंने आज तक 9 लोगों की बाहर रहकर जान बचाई है फर्स्ट एड से। मैंने तो कभी क्लेम नहीं किया कि इसके लिए मुझे कुछ दो, नहीं भैया।
मेरा काम है लोगों के लिए काम करना, समाज के लिए काम करना, कर रहा हूँ। उसके बदले मुझे कुछ चाहिए, मुझे नहीं चाहिए किसी का कुछ। मैं स्वावलंबी आदमी हूँ, स्वावलंबी रहूँगा, नहीं चाहिए किसी का कुछ भी। कोई एहसान नहीं चाहिए किसी का, एहसान नहीं लिया किसी का, और ना ही चाहिए किसी का एहसान। अपना किसी को एहसान करना है, किसी को अपनी जेब में रखिए, नहीं चाहिए। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं, मैं अपना काम कर रहा हूँ ना बेहतर तरीके से, बस। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, मैं किसी के खिलाफ हूँ ही नहीं। जो कर रहा है बेस्ट कर रहा है अपना, मैं उसको क्यों बोलूँ किसी की चीज के लिए। मेरा कोई लेना देना नहीं किसी से, मेरा लेना देना सिर्फ मेरे से है, खत्म। जब आपका सर्कल आप पे ही पूरा होता है तो उस सर्कल में कोई है ही नहीं। और उसके बाद जब ये अटैक हुआ था 2008, उसके बाद कितनी सर्विस की आपने? उसके बाद मेरी 2017 में मैं रिटायर हुआ। ओके तो 8 साल की सर्विस मेरी पूरी बची हुई थी, ओके, वो आपने पूरी की मैंने सर्विस अपनी। ओके, तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत कुछ जानने को मिला। क्योंकि देखिए, मैं ये मानती हूँ कि क्लियर आप जैसे लोग ही करेंगे जो उस टाइम पे थे, अदरवाइज तो कुछ भी दिख रहा है, कुछ भी बताया जा रहा है। अब वो सच है, आप सच है, ये तो और जनता डिसाइड करेगी, हम जनता पर छोड़ते हैं, मुझे नहीं पता है। लेकिन हाँ, जानने को आपसे मिला कि क्या हुआ था। क्योंकि मार्कोस का नाम ऑब्वियसली हम बहुत कम सुनते हैं कि, और मार्कोस पहली बार मेरे पॉडकास्ट पर आप पहले गेस्ट हैं। बिकॉज बहुत डिमांड आ रही थी जनता की कि मैम एयरफोर्स से बुलाइए, नेवी से बुलाइए, बिकॉज आर्मी से मेरे लिए थोड़ा इजी रहता है। तो मैंने सोचा कि आपसे स्टार्ट किया जाए। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बहुत बहुत धन्यवाद सभी देशवासियों को, मेरा नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद। आपको कैसा लगा ये पॉडकास्ट कमेंट्स में ज़रूर बताना। जो राय है वो भी कमेंट्स में ज़रूर देना। आपकी राय मेरे लिए बहुत मैटर करती हैं। इस पूरे पॉडकास्ट की छोटी छोटी क्लिप्स आपको दूसरे चैनल पे मिल जाएंगी, द ममता पॉडकास्ट क्लिप्स। उस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। जो भी फेवरेट पार्ट है वहाँ से आप शेयर कर सकते हैं। जो भी मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ढेर सारा प्यार दीजिए। जय माता दी, जय हिंद।